तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सौरभ खरवाल और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, मैं पिछले बहुत समय से DU LLB, BHU LLB और CLAT, IELTS जैसे कई सारे एग्जाम्स के ऊपर और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। मगर मेरी इन सारी वीडियोस पे अगर मैं कमेंट्स को एनालाइज करूं या फिर अपने ईमेल आईडीज पे आप लोगों के रिप्लाईज को एनालाइज करूं तो सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा बम्पर तरीके से मुझे मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट होती है नोट्स की और आप लोगों को ट्यूशन देने की, और दूसरी रिक्वेस्ट होती है मॉक टेस्ट की। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है आपकी उस दूसरी रिक्वेस्ट और कहें तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप लोग फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस। सो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है मॉक टेस्ट के ऊपर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक कॉम्पिटिटिव मॉक टेस्ट फॉर योर एंट्रेंस ऑफ लॉ एग्जामिनेशंस। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगहों पे आपको या तो मॉक टेस्ट के लिए पे करना पड़ता है या फिर आधे मॉक टेस्ट देते हैं विदाउट आंसर्स, ताकि आप उसको सब्सक्राइब करें तब जाके आपको आंसर्स मिलें, या फिर आपको मॉक टेस्ट की बुक्स खरीदनी पड़ती है। यूँ तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए एडुगोरिल्ला की बुक रिकमेंड करी हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मगर उसके अलावा भी आपको अगर और मॉक टेस्ट करने हैं तो ये चैनल एक राइट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। दोस्तों, मैं आपके लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पहले लाने वाला हूं 5 मॉक टेस्ट और उसी सीरीज में ये है सबसे पहला मॉक टेस्ट जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, टू कट एवरीथिंग शॉर्ट, आप लोगों को मैं इस मॉक टेस्ट के रूल्स बता देता हूं। इस मॉक टेस्ट को करने का सबसे अच्छा रूल है कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आएगा, आप लोगों ने उसको स्क्रीन को पॉज करना है, एक रजिस्टर आप लोग ले लीजिए, उसमें 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख लीजिए और उसके आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के नंबर के आगे उसका आंसर लिखिए, और फिर जब मैं आंसर शो करूंगा तो उस आंसर को गलत और राइट मार्क करिए। दोस्तों, अगर आप 70 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट के सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन राइट कोर्स पर है, और अगर आप 50 के नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की और जरूरत है, और यदि आप 30 से भी नीचे आंसर स्कोर कर पा रहे हैं इस मॉक टेस्ट के अंदर तो आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो इसके साथ अब एवेल्युएशन करिए अपने प्रिपरेशन का और जानिए कि आप कितना प्रिपेयर हैं अपने लॉ एंट्रेंस को लेके। दोस्तों, मैंने ये मॉक टेस्ट इंडिजिनियसली खुद बनाया है और बहुत सारे क्वेश्चंस को इधर उधर से लेकर आकर एक कंपाइल किया है, जिससे कि आपको एक ग्रेट अम्ब्रेला ऑफ क्वेश्चंस मिले और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं, और मॉक टेस्ट को करते हुए आपको और भी ज्यादा क्वेश्चंस कि किस प्रकार से हम प्रिपेयर कर सकते हैं पता लग पाए। तो मैक्सिमम टॉपिक्स को लेते हुए मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बनाया है, और बिना किसी समय को बर्बाद करें आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने मॉक टेस्ट का वीडियो। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा शुरू करने से पहले, वो ये है कि आप इस मॉक टेस्ट की वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि बीच में मैं एक्सप्लेनेशंस भी देने वाला हूं और साथ के साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप और क्वेश्चंस उस क्वेश्चन के रिलेटेड कर सकते हैं। तो बंद जाइए अपनी स्क्रीन के ऊपर और इस वीडियो को देखिए पूरे एंड तक। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मॉक टेस्ट तो ऐसे ही होते हैं, मगर इससे आपके प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी को करे आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना मॉक टेस्ट पेपर। तो ये अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट का। ये एक लीगल फैक्चुअल प्रिंसिपल क्वेश्चन है। लीगल प्रिंसिपल क्वेश्चंस को करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीका होता है वो ये होता है कि आप लोगों को दिए हुए प्रिंसिपल से बिल्कुल नहीं हटना। अगर आप जो पढ़कर आए हैं प्रिंसिपल उसके ऑपोजिट बोल रहा है, यानी अगर आप पढ़कर आए हैं कि ए जब बी को गोली मार दे तो उसे मर्डर कहा जाता है, मगर प्रिंसिपल ये कह रहा है कि ए जब बी को गोली मार दे तो मर्डर नहीं रेप है, तो दोस्तों आपको अपना आंसर वही मार्क करना है जो प्रिंसिपल कह रहा है। डोंट यूज योर ब्रेन, जस्ट गो थ्रू द प्रिंसिपल एंड फाइंड द क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर इन द ऑप्शंस टू मार्क योर क्वेश्चन, और फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा जब आप क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर मार्क करेंगे। तो आइए सबसे पहला हम लोग लीगल प्रिंसिपल का क्वेश्चन देख लेते हैं। लीगल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, नथिंग इज एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज। तो दोस्तों, ये कह रहा है कि किसी भी चाइल्ड द्वारा 7 साल से कम की उम्र में कोई भी ऑफेंस अगर किया जाए तो नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई इफ एंड बट कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रिंसिपल है। अब आइए फैक्ट देख लेते हैं क्या है। फैक्ट कह रहा है, आदिल एज 6 इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1। तो आदिल जो कि 6 साल का बच्चा है यानी 7 से नीचे है, तो हमारे प्रिंसिपल के थोड़ा रिलेट हो रहा है। ही प्लेस हिज शार्पन्ड पेंसिल ऑन द बेंच विद its pointed end up with his classmate. Ajay stood up to answer a question from the teacher. Ajay gets hurt when he sits on the pencil and Adil and his friends have a good laugh. Ajay's father, seeing on his son
injured when he returns home want action against Adil. Which of the following statement is the most appropriate in relation to the legal principle? तो दोस्तों फैक्ट ये कह रहा है कि आदिल एक 6 साल का बच्चा है और उसने किसी एक एक्ट के थ्रू जो उसका दोस्त है स्कूल के अंदर अजय, उसे हर्ट कर दिया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है आदिल हैज कमिटेड एन ऑफेंस, बी आदिल हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, सी चाइल्डिश प्रैंक्स कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, डी द क्लास टीचर मस्ट बी अरेस्टेड। दोस्तों आप लीगल प्रिंसिपल के थ्रू जाएं, 7 साल के नीचे के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं होता। तो सिंपल सा आंसर इसका है आदिल हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, एनी ऑफेंस। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, चाइल्डिश प्रैंक्स कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। ये बहुत ही सही चीज है लिखी हुई कि एक स्कूल की छोटी सी लड़ाई जिसमें बच्चे ने एक पेंसिल से एक दूसरे बच्चे को हर्ट कर दिया, क्या वो लिटरली एक इन्वेस्टिगेबल एक्ट है ये पुलिस द्वारा? तो दोस्तों आप लोग कहेंगे हाँ ये आंसर भी तो पॉसिबली क्लोज है, मगर नहीं, आपको प्रिंसिपल के क्लोज रहना है और जो पूछा गया सिर्फ उसी का जवाब देना है, ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना है। दोस्तों आइए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये एक और लीगल प्रिंसिपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू अमेंडमेंट्स बाय द पार्लियामेंट। The power of judicial review is a part of the basic structure and it helps the constitutional court to determine whether an amendment is against basic structure or not. तो simple basic structure doctrine के बारे में यहाँ बात हो रही है। फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। The parliament proposes an amendment to limit the power of appeal against conviction for the offense of sedition to be exercised only by the Supreme Court of India। तो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने एक लॉ ऐसा पास करा है जहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही अपील जो कर सकती है किसी ऑर्डर के अगेंस्ट सेडिशन के केस में, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कर सकती है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द लीगल प्रिंसिपल स्टेटेड अबव? ऑप्शंस हैं द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज अनकनेक्टेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड एंड स्ट्रक डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे ए द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और सी द प्रपोज्ड अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड एंड स्ट्रक डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो ये इसके बहुत ही क्लोज हैं इस आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर के। तो इसका जो बेसिक आंसर है वो सी है, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड एंड स्ट्रक डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। क्योंकि आप अगर ऊपर लीगल प्रिंसिपल को देखेंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है और नीचे क्वेश्चन में आंसर में दिया गया कि कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है, उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू इस क्वेश्चन के फैक्ट में नहीं चैलेंज किया गया। चैलेंज किया गया सिर्फ अपील के पार्ट को, और अपील के पार्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहना है नहीं कहना वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो इसलिए द प्रपोज्ड अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड एंड स्ट्रक डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यही इसका क्लोज आंसर है और यही इसका राइट आंसर है। दोस्तों एक और लीगल प्रिंसिपल है, एन एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ए सर्वेंट परफॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक एम्प्लॉयर यानी जो मालिक है वो अपने एम्प्लॉय यानी अपना जो सर्वेंट उसका जो है उसके हर एक्ट के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आप इस चीज को बहुत ध्यान रखना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी जब आप उस एम्प्लॉयमेंट को कर रहे हैं उस कोर्स में आपके द्वारा अगर कोई काम किया गया है तो जो गलत है उसके लिए आपका मालिक रिस्पॉन्सिबल होगा, मगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए नहीं कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट से हटके कुछ और कर रहे हैं और आप उसके लिए फिर मालिक को जिम्मेदार ठहराएं। फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट कहता है while working as a driver for Verma, Alok sometimes used to earn some side income by carrying parcels for others in Verma's car without his knowledge. While going to pick Verma from airport one day, Alok stopped to deliver a parcel he was carrying with him. While he was delivering the parcel, which unknown to him was one of the contraband goods, the police arrested Alok. Which of the following statement is the most appropriate in relation to the legal principle? तो आलोक के पास से कुछ ऐसी चीजें मिली थी जो पुलिस को गैर कानूनी लगी और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, जबकि आलोक अपने मालिक को लेने जा रहा था। आलोक की जो कोर्स ऑफ ड्यूटी है वो थी ड्राइवर की। तो क्या अब आलोक इसके अंदर लाइबल होगा या नहीं? आइए नीचे ऑप्शंस में देखते हैं। वर्मा इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ आलोक सिंस ही इज वर्मा's ड्राइवर, ओके। बी वर्मा इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ आलोक सिंस ही हैड गॉन टू पिक वर्मा फ्रॉम द एयरपोर्ट, ओके। ये भी वही बात कह रहा है जो मैं आपको कह रहा हूं कि वर्मा को पिक करने गया था। वर्मा इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ आलोक सिंस आलोक हिमसेल्फ डिडंट नो दैट ही वाज कैरिंग कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ओके। वर्मा इज नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ आलोक सिंस कैरिंग द पार्सल वाज नॉट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों द आंसर इज डी। आलोक वर्मा को लेने तो जरूर जा रहा था, ही वॉज डेफिनेटली ऑन हिज कोर्स ऑफ ड्यूटी, बट जो काम वो कर रहा था पार्सल को ट्रांसफर करने का वो उसकी कोर्स ऑफ ड्यूटी में नहीं था, क्योंकि वर्मा
का ड्राइवर था आलोक, और आलोक का काम था गाड़ी चलाना, और जो वो पार्सल कर रहा था ट्रांसफर वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी में था, इसलिए वर्मा किसी भी तरीके से लाइबल नहीं है आलोक के किसी काम के लिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में जो ये एजेंट और प्रिंसिपल वाले होते हैं, जो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाले होते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी के जो ये क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कोर्स ऑफ ड्यूटी को स्पेसिफाई करना है कि क्या उस समय वो व्यक्ति उस कोर्स ऑफ ड्यूटी में था, यानी अपनी नौकरी पे काम कर रहा था जो उसको दिया गया था या नहीं। इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बैंकर्स को लेकर कि एक लेडी ने, एक लड़का था जो किसी बैंक में एम्प्लॉय था, उसे पैसे दिए बैंक में जमा करने के लिए, और वो बैंक नहीं जा पाती थी, इसलिए वो उस लड़के को घर से पैसे पकड़ाती थी। लड़का पैसे लेता था और बैंक जाता था और जमा कराता था, और उसी ने वो पैसे गायब कर लिए और लेडी ने फिर बैंक को सू कर दिया। तो क्या होगा उस केस में? आप लोग इसके बारे में पढ़ें और कमेंट बॉक्स पर बताएं मुझे कि क्या है इसका आंसर, ये जो बैंक और लेडी का क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है। तो ऐसे ही रिलेटेबल क्वेश्चंस हम लोग निकालेंगे अपने इन क्वेश्चन से, और यही मेरी खासियत है मॉक टेस्ट की, और जो मैंने जितने भी सारे पीछे 2019 के क्वेश्चन पेपर को 2020 के क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करा था कि हम लोग क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकालते हैं और एक छोटे से मॉक टेस्ट को बहुत बड़ा मॉक टेस्ट बना देते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन है, The Latin maxim nemo bis punitor pro iodo delicto means that nobody can be punished twice for the same offense। तो ये कह रहे हैं एक लैटिन मैक्सिम है जो बताती है कि nobody can be punished twice for the same offense। तो अब ये कह रहे हैं फैक्ट क्या है? फैक्ट है सज्जन a petty thief is caught and thrashed thoroughly by the people before being handed over to the police। सज्जन pleads before the magistrate that since he was already thrashed by the people he should not be punished again by the state। which of the following statement is most appropriate। तो वो कह रहे हैं सज्जन एक चोर था और उसको चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ा और उसको पुलिस के पास अरेस्ट कराने से पहले लोगों ने खूब तरीके से उसे मारा, और सज्जन अब कोर्ट में कह रहा है कि सर मेरी ऑलरेडी चोरी के लिए पिटाई हो चुकी है, तो कृपया करके अब आप मुझे कोई सजा मत दीजिए, क्योंकि मैं एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं पा सकता, ये कानून है। तो अब सज्जन का क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। सज्जन इज राइट सिंस नोबडी शुड बी पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस ट्वाइस। थ्रैशिंग गिवन बाय द पीपल डज नॉट अमाउंट टू लीगल पनिशमेंट, सो सज्जन कैन बी पनिश्ड बाय द स्टेट। गिविंग अ गुड थ्रैशिंग टू द थीफ इज बेस्ट फॉर punishment to prevent the future theft। The magistrate should take into consideration the thrashing received by a surgeon while deciding the punishment। दोस्तों सिंपल सा आंसर है, thrashing given by the people does not amount to legal punishment। जो हमारे प्रिंसिपल है no one can be punished twice for a same offense, उसका मतलब ये है कि वो सेम पनिशमेंट उस सेम ऑफेंस के लिए नहीं पा सकता दोबारा। अगर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो उस ऑफेंस के लिए 2 अलग अलग पनिशमेंट, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बंदा लीगली एक दूसरे डिपार्टमेंट पे चोरी करता है, जैसे कि आप एक सरकारी ऑफिस में एस्पियोनाज कर रहे हैं और आपको सरकारी ऑफिस से एस्पियोनाज के लिए जब पकड़ा गया तो आपको उस सरकारी ऑफिस ने निकाल दिया आपकी नौकरी से, और आपको फिर पुलिस अलग कार्रवाई करेगी। तो आप कहेंगे मेरे ऊपर ऑलरेडी ऑफिशियल इंक्वायरी हो चुकी है और ऑफिशियली मुझे सजा दी जा चुकी है, तो अब ये कोर्ट पे केस क्यों चल रहा है? तो ये माना नहीं जाएगा। आपकी ऑफिशियल इंक्वायरी एक अलग पार्ट है और आपका चोरी जो एस्पियोनाज के लिए कोर्ट द्वारा किया गया सजा एक अलग पार्ट है। तो आप ध्यान रखें, सेम ऑफेंस फॉर सेम पनिशमेंट होता है, ना कि डिफरेंट पनिशमेंट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर सेम ऑफेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, द लैटिन मैक्सिम क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मीन्स दैट ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स हिमसेल्फ, यानी कोई किसी और के थ्रू जो काम कर रहा है वो व्यक्ति वो खुद ही कर रहा होता है। हीमा रिक्वेस्टेड हर माइनर सिस्टर हरिका टू परचेज अ बैग फॉर हर फ्रॉम द लोकल शॉप। हरिका परचेज द बैग ऑन क्रेडिट टेलिंग द शॉपकीपर दैट हर सिस्टर विल पे फॉर इट। आफ्टरवर्ड्स हीमा रिफ्यूज टू पे फॉर द बैग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन रिलेशन ऑफ द लीगल प्रिंसिपल। तो हीमा ने अपनी माइनर सिस्टर हरिका को बोला कि वो बैग खरीद के लेकर आए शॉप से। हरिका ने हीमा की कैपेसिटी में वो बैग खरीदा हीमा के बोलने पर, और फिर बाद में हीमा ने उसके लिए पे करने से मना कर दिया। तो अब क्या हो रहा है इसका आंसर देखते हैं। सिंस हीमा हैज नॉट परचेज द बैग हरसेल्फ शी इज नॉट लायबल टू पे फॉर इट। ओके। Harika being a minor, the shopkeeper should not have sold the bag to her. Okay. Since she purchased the bag through her sister, Hema is liable to pay for it. Harika being a minor shouldn't have been entrusted by Hema for the purchase of bag। दोस्तों आंसर है इसका इसका आंसर है, हाँ इसका आंसर है C। Since she purchased the bag through her sister Hema, Hema is liable to pay for it, क्योंकि हीमा ने अपनी सिस्टर से बैग खरीदा था। और हमारे प्रिंसिपल को मैच कर रहा है कि क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से मीन, यानी ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स बाय हिमसेल्फ। तो यानी उसने अपनी बहन के थ्रू वो सामान खरीदा और वो इसके लिए लाइबल होएगी क्योंकि उसने अपनी बहन को ये सामान खरीदने को कहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेग्लिजेंस इज द एब्सेंस ऑफ केयर बाय वन पार्टी व्हिच रिजल्ट्स इन सम डैमेज टू अनदर।
डैमेज इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। ओके, तो ये कह रहे हैं डैमेज होना बहुत जरूरी है किसी को। अभी यहाँ पे देखते हैं, मिस्त्री लेफ्ट हिज लैडर ऑन द पब्लिक रोड while unloading it from a truck. When he went to open the shutters of his shop, Sani, who was riding his motorcycle, had to swear hard to avoid hitting the ladder as he came with speed on the road. Sani fell down but was miraculously not injured. तो एक मिस्त्री था, उसने अपनी लैडर को रोड पे रख दिया while unloading his truck, और जो सैनी था वो आके उससे बाल टकराता हुआ बचा, बट उस प्रोसेस में वो गिर तो गया मगर उसे कुछ हुआ नहीं। तो वो गिर चुका है, यानी उसको ऑलरेडी थोड़ी बहुत मतलब उसे चोट लग जाती है, तो किस्मत की बात है कि उससे चोट नहीं लगी। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। मिस्त्री इज नॉट लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस सिंस सैनी वाज नॉट इंजर्ड दो ही फेल डाउन। ओके, Mystery is liable for tort negligence since Sani fell down due to the presence of the ladder. Okay. Mystery is not liable for the tort negligence since Sani was speeding on the road. Okay. Mystery is liable for the tort of negligence since he was careless in leaving the ladder on the road. तो दोस्तों इसका आंसर है मिस्त्री इज लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस सिंस सैनी फेल डाउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लैडर। तो दोस्तों जो सैनी था वो लैडर की वजह से गिर गया, किस्मत की बात थी वो बच गया, मगर उसको डैमेज हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि वो लैडर से टकराया नहीं, गिर गया, और गिरना एक तरीके का डैमेज माना जाता है, और इसलिए बी मिस्त्री इज लायबल इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब एक और लीगल प्रिंसिपल है जिसके अंदर बात कर रहे हैं, एवरी पार्टनर इज लायबल अलोन एंड जॉइंटली विद अदर पार्टनर्स फॉर द डेब्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनकर्ड फॉर द बिजनेस। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट every other partner while being a principal. इसका factual situation है, Varun is a partner in a firm with Chinmay and Jafar. Jafar purchased a car for his personal purpose and obtained credit for the same in the same name of the partnership behind the back of other partners. He failed to pay the due amount on the expiry of the period. अब वो कह रहे हैं कि वरुण ने लोन तो लिया अपनी कंपनी के नाम पे, मगर उसने लोन लिया पर्सनल कैपेसिटी में, तो अब जो वरुण है वो पे नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन हमारे पास है, वरुण, चिन्मय एंड जाफर आर लायबल टू पे फॉर द कार सिंस दे आर पार्टनर एंड द क्रेडिट वाज ऑब्टेन्ड इन द नेम ऑफ फर्म। वरुण एंड चिन्मय आर नॉट लायबल फॉर द कार सिंस जाफर परचेज्ड इट फॉर हिज पर्सनल यूज। वरुण, चिन्मय एंड जाफर आर लायबल एज पार्टनर्स ऑफ ऑल क्रेडिट ऑब्टेन्ड इन द नेम ऑफ द फर्म इवन इफ इट इज फॉर द पर्सनल यूज। जाफर कैन यूज द क्रेडिट ऑफ द फर्म टू मेक परचेज इवन पर्सनल पर्पस सिंस ही इज पार्टनर इन द पार्टनरशिप। दोस्तों इसका आंसर है बी, वरुण एंड चिन्मय नॉट लायबल, क्योंकि जाफर ने वो कार पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी, और इसलिए किसी भी कीमत पर जो कंपनी है वो उसके पर्सनल यूजेस के लिए नहीं लायबल हो सकती। सिंपल सा आंसर है। आप लोग ये लीगल प्रिंसिपल की क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं यहाँ पे करा रहा हूं, आप इसको स्क्रीन को पॉज कर लिया करें और क्वेश्चंस को पढ़ा करें प्रॉपर से, ऑप्शंस को देखे ढंग से, और अपना आंसर मार्क करें अपने रजिस्टर में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 to 100 तक आप लिख लीजिए। मैं फिर से इसको मिड ऑफ द वीडियो में बता रहा हूं, मैं इसको आगे भी बताऊंगा 1-2 बार, ताकि किसी व्यक्ति से कोई ये पार्ट मिस ना हो कि आपको एक रजिस्टर लेना है, उसके अंदर 1 to 100 तक काउंटिंग लिखनी है, और स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को मार्क करना है, और थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके जब आंसर को बताऊंगा तब आपको अपने आंसर को चेक करना है और राइट रॉन्ग करना है। और वही मैंने आपको बताया, अगर 70 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है, और अगर आप 50 से नीचे ठीक कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, मगर अगर आप 30 से नीचे स्कोर कर रहे हैं, क्वेश्चंस राइट कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो दोस्तों आइए अगला लीगल प्रिंसिपल जो क्वेश्चन है, पेरेंट्स आर नॉट लायबल फॉर रॉन्ग कमिटेड बाय द चिल्ड्रन अनलेस दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर सच रॉन्गफुल एक्ट शुड बी कमिटेड बाय द चिल्ड्रन। तो ये कह रहा है कि पेरेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते चिल्ड्रन के रॉन्गफुल एक्ट के लिए अनलेस, यानी अगर वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं वो रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए। तो सुनील माइनर टेक्स द कीज टू हिज फादर्स कार फ्रॉम द टेबल टॉप वेयर हिज फादर keeps it, drives the car on the public road and hits a pedestrian who get injured. Which of the following statement is most appropriate? Options हैं, since Sunil took the car without father's permission, his father is not liable. Since Sunil's father is liable for the conduct of Sunil resulting in the accident, since he left the car keys where his son could easily take it without permission. Accident happened despite utmost care, hence neither Sunil nor his father is liable. Sunil's father is not liable since he had kept his car locked and securely deposited its key without negligence on his table top. तो दोस्तों बी और डी के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसके फादर लाइबल नहीं, क्योंकि उन्होंने कार तो लॉक करी थी, मगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए, वो ये कह रहा है कि सुनील के फादर ने जो केयर थी वो नहीं रखी और अपॉर्चुनिटी दी बच्चे को, क्योंकि उन्होंने चाबी को टेबल पे रखा हुआ था और बच्चा टेबल पे इजीली चाबी को रीच कर गया। उसको चाबी को रखना चाहिए था ड्रॉर में या कहीं पे ऐसी जगह पे जहां पे बच्चा उसे रीच नहीं कर सकता था, और इसलिए जो इसका आंसर है वो होने वाला है कि जो सुनील के फादर हैं वो लाइबल होने वाले हैं इस काम के लिए और उनको सजा होने वाली है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो दोस्तों इसका जो आंसर है
वो है बी, सुनील्स फादर इज लायबल फॉर द कंडक्ट ऑफ सुनील रिजल्टिंग इन द एक्सीडेंट सिंस ही लेफ्ट द कार कीज वेयर हिज सन कुड इजीली रीच। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नो रेमेडी लाइज इन द लॉ वेयर इंजरी इज कॉज्ड टू अ पर्सन विदाउट एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। तो ये सिने डैमनो इंजुरिया और इंजुरिया सिने डैमनो वाली प्रिंसिपल पे है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको आप वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया, आप उसे जरूर पढ़िए। और ये केस बता रहा है कि कोई भी बंदा रेमेडी के लिए एलिजिबल नहीं होता अगर उसका कोई इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं हुआ है, यानी आपको डैमेजेस हुए हैं, आपको नुकसान हुए हैं, बट आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो आपको रेमेडी यानी आपको कोर्ट द्वारा कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली है। और आइए हम अपने फैक्चुअल सिचुएशन को देखते हैं। ये कहता है आशुतोष स्टेटेड अ ट्यूशन सेंटर और center next to the one being run for the past 20 years by Gulshan. After Ashutosh started his center, large number of students shifted from Gulshan's tuition center to Ashutosh center, forcing Gulshan to close down his establishment, suffering huge losses. Can Gulshan initiate legal action against Ashutosh? दोस्तों ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस है प्रॉपर। अगर आप लोगों ने टॉट का मेरा वीडियो देखा है इंजीरिया सिने डैमनो और डैमनम सिने इंजीरिया वाला, तो आप लोग इसको समझ पाएंगे। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। Ashutosh must compensate Gulshan for his loss consequent to the start of the new tuition center. Gulshan cannot blame Ashutosh if he cannot retain his students. Ashutosh has not violated any legal right of Gulshan. Those students shifted to Ashutosh center, and though Gulshan suffered loss after he shut down his tuition center, Gulshan should have improved his quality with lower fees to retain his students. दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आंसर सी। आशुतोष हैज नॉट वॉलेटेड एनी लीगल राइट ऑफ गुलशन, दो स्टूडेंट हैव शिफ्टेड टू आशुतोष सेंटर एंड दो गुलशन सफर्ड लॉस आफ्टर ही शट डाउन हिज इंस्टीट्यूशन। दोस्तों सिंपल सा फंडा है, आशुतोष और गुलशन के केस में इंस्टीट्यूट यानी पैरेलल किसी और इंस्टीट्यूट के एक और इंस्टीट्यूट खोलना कहीं पे भी लीगल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। कोई भी बंदा अपना कोई भी बिजनेस चूज कर सकता है और किसी के भी आसपास वो खोल सकता है। तो यहाँ पे जो आशुतोष है हैज नॉट वॉलेटेड एनी लीगल राइट, उसका आंसर है सी। तो सी इज द राइट आंसर। और आप लोग अगर मेरा टॉट का वीडियो देखा होगा तो आप लोग इस आंसर को इजीली मार्क कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। लीगल प्रिंसिपल आर्टिकल 20C of the Constitution of India states that no person accused of any offense shall be compelled to be witness against himself। दोस्तों अगर आपने आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ा होगा तो 20 का जो ए है, बी है, सी है, ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंक्रिमेशन और डबल जेप्रिडी और ऐसे इसके अंदर बात करी गई है। ये जो है ये सेल्फ इंक्रिमेशन की बात कर रहा है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो मैं फैक्चुअल पढ़ता हूं। उबैद रिफ्यूज्ड टू गिव सैंपल ऑफ हिज ब्लड आफ्टर ही वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस फॉर ड्राइविंग ओवर द स्पीड लिमिट। द पुलिस सस्पेक्टेड हिम टू बी ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर लॉ। तो उबैद ने रिफ्यूज कर दिया अपना ब्लड सैंपल देने से। पुलिस को शक था कि वो दारू पी के गाड़ी चला रहा है, इसलिए पुलिस उसका ब्लड सैंपल लेना चाहती थी। आइए इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन है Ubaid is prosecuted by Article 20C in his refusal to give blood sample. Ubaid is not protected by Article 20C as he was under influence of alcohol. Ubaid is not protected by Article 20C in his refusal to give blood sample since he is not accused of any offense yet. Refusal to give blood sample is a crime and Ubaid must be punished for the same. दोस्तों इसका आंसर है B. Ubaid is not protected by Article 20C as he was under the influence of alcohol. दोस्तों उबैद जो था वो अपना ब्लड सैंपल देने के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि सेल्फ इंक्रिमिनेशन का प्रिंसिपल कहता है कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। बट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का जो प्रिंसिपल है कहीं पे भी नहीं कह सकता कि आप अपना ब्लड सैंपल नहीं दे सकते। ब्लड सैंपल देना, साइन करना या किसी पुलिस के पूछे गए सवाल को एक्नॉलेज करना आपका कहीं भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाता। तो दोस्तों ब्लड सैंपल के साथ साथ एक साइन करने का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि पुलिस को उसके राइटिंग पे शक था और पुलिस ने उसे बोला एक लेटर आप लिख के दो, मगर उसने मना कर दिया कि उसे लगा कि ये उसकी गवाही बन जाएगी, मगर वो 20C के अंदर यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर कवर नहीं होता। तो इस केस में जो उबैद है इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय 20C और उबैद को ये जो ब्लड है वो देना पड़ेगा और वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकता 20C से। So दोस्तों अगला क्वेश्चन है, Mr. X was apprehended by the police believing that Mr. X has committed a crime. Mr. X is prosecuted for the alleged offense. Mr. X is legally called as। तो ये जो क्वेश्चन है आपकी लीगल नॉलेज चेक करेगा, लीगल वर्ड्स को कि आपको लॉ के रिलेटेड वर्ड्स की कितनी नॉलेज है। अब इसमें बोल रहे हैं X पे पुलिस को शक था कि उसने कुछ कमिट करा है क्राइम और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और एक एलिजिड ऑफेंस के लिए उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो क्या एक्स एक क्रिमिनल है या एक कॉन्विक्ट है, एक्यूज्ड है या प्रोसिक्यूटर है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो सी है, एक्स एक्यूज्ड है। क्रिमिनल तब होता अगर वो फाइनल हो गया होता कि उसने वो क्राइम करा है, और कॉन्विक्ट होता जब कोर्ट द्वारा उसे सजा मिल गई होती। प्रोसिक्यूटर तो एक लीगल लॉयर को कहते हैं जो
एक कोर्ट केस लड़ता है क्राइम के। तो दोस्तों इसमें सी इज द राइट आंसर, और आपने अगर सी मार्क करा है तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल क्या नहीं है? कैलाश परचेज्ड अ कार फ्रॉम गणेश, Mohit promised Suresh to buy his house for an agreed price, Ramesh promised Suresh a dinner, Raj promised Kiran to sell his motorbike। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किन चीज़ों का बनता है। दो लोगों के बीच में एक प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन जब मूव होती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट जब लीगली बाउंड होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और कोई भी सोशल एग्रीमेंट, यानी एक दोस्तों के बीच में किया गया एग्रीमेंट, या फिर पति पत्नी के बीच में किया गया एग्रीमेंट, कोई भी सोशल एग्रीमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि वो लीगली बाउंड नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी है, रमेश प्रॉमिसिंग सुरेश और डिनर, क्योंकि वो एक सोशल एग्रीमेंट था, इसलिए वो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल नहीं है। कैलाश परचेज कार फ्रॉम गणेश एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन मूव हो रही है, वो लीगली बाउंड भी है। राज प्रॉमिस किरण टू सेल हिज मोटर बाइक भी सेम है। मोहित प्रॉमिस सुरेश टू बाय हिज हाउस फॉर एन एग्रीड प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। अब ये पूछा गया है, Gopala, journalist, in order to have fun, published in the daily newspaper a story about an actress, labeling her with conjectures and surmises, thereby depicting her as wicked woman. Reading this, her fan club raised slogans against her and held a public rally against her. Has Gopal committed one of the following crime: murder of an icon, defamation, negative publicity, misuse of newsprint? दोस्तों इसका आंसर है बी, डेफमेशन। क्योंकि जो गोपाल है उसने एक तरीके से जो एक्ट्रेस है उसको डिफेम किया है, उसको राइट व्यूइंग पीपल के आगे, यानी जो राइट माइंडेड पीपल हैं उनके आगे उसकी इमेज को टार्निश किया है। तो डेफमेशन जो कि 499 आईपीसी के अंडर आता है, क्रिमिनल भी होता है और सिविल भी होता है, क्रिमिनल क्राइम में भी आता है, सिविल क्राइम में भी आता है। तो डेफेमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफेमेशन के क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा कि डेफेमेशन कब होता है। डेफेमेशन का एक प्रिंसिपल होता है कि डेफेमेशन जो है वो किसी थर्ड पर्सन को तब माना जाता है जब वो बेइज्जती या वो डिफेम जो स्टेटमेंट है वो किसी थर्ड पर्सन के आगे कही गई है। यानी अगर आप और मैं वन ऑन वन बातें कर रहे हैं और मैं आपको बोल दूं कि तू ये है, मगर कोई थर्ड पर्सन उस कमरे में नहीं है, तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है डिफेमेशन का जो मैंने आपको बताया है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि एक बंदे ने एक व्यक्ति को बहुत ही गंदा गंदा लिख के वो लेटर पोस्ट करा और उसके घर डाल दिया, और वो लेटर उस व्यक्ति ने ही पढ़ा जिसके खिलाफ उसने वो लेटर पोस्ट किया था। तो क्या ये डेफेमेशन का केस होगा? दोस्तों एक और क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि क्या ये डेफेमेशन का केस होगा, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इस, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि हिंदी रिटन जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसके अंदर हिंदी लिखी गई है वो क्या है। कंफ्यूज करने के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट करके कुछ लिख दिया है। अब आप देखिए हिंदी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट है? नहीं। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है? नहीं। ऑल ऑफ द अबव है? नहीं। तो क्या आंसर है इसका, आप बताइए। इसका आंसर है दोस्तों बी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल के अंदर आती है, हिंदी उसमें से एक है। हिंदी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज नहीं है, ना ही हिंदी नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो है बी। तो दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बी को मार्क कर लीजिए। अगर आपने बी मार्क करा तो आपका आंसर सही है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं वीडियो के बीच में कि आपने 1 to 100 तक काउंटिंग लिखनी है। अपने आंसर्स को, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने आंसर को लिखना है, और उसके थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करते हुए जब आंसर बताऊंगा तो चेक करना है कि जो आपने आंसर लिखा है वो सही है गलत है। उसके बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशन को एवेल्युएट करिए। 70 के आसपास अगर आपने ठीक करें, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ट्रैक पर है। 50 के नीचे आपने करें तो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, और अगर मैं 30 से नीचे करें तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस आने लगे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? दोस्तों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से बनती है। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लॉ एग्जाम के लिए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स: प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर से नहीं होती, इसलिए जो आंसर डी है प्राइम मिनिस्टर, वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? द आंसर इज डी, प्राइम मिनिस्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में क्या सही नहीं है? इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। इट हैज अ सीट इन न्यू दिल्ली ओनली, बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट की सीट न्यू दिल्ली में है। इट हैज सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 20 जजेस, नहीं।
कितने जजेस इस समय सुप्रीम कोर्ट के हैं दोस्तों? इस समय सुप्रीम कोर्ट के 34 के आसपास जजेस हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब शुरुआत में आई थी तो कितने जजेस थे उसके? ये क्वेश्चन आप का आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। बताइए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया, और वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके अंदर ये बताया गया कि इनिशियल स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस रखे गए थे। तो दोस्तों ना ए सही है और बी सही है और जो सी है वो गलत है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। इट हैज सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 20 जजेस। तो सी आंसर जो है वो सही आंसर है। Which one of the following refer to डॉली कैपेक्स? तो दोस्तों डॉली कैपेक्स के बारे में आप आईपीसी के अंदर पढ़ेंगे। आईपीसी के सेक्शन 82 सेक्शन 83 के अंदर डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स के बारे में बताया गया। डॉली बेसिकली बच्चे को कहा जाता है, कैपेक्स कैपेसिटी से वर्ड आया, तो बच्चे तो क्राइम करने की जो बच्ची की कैपेसिटी है उसे कहा जाता है डॉली कैपेक्स। तो इसका आंसर जो है वो है बी, कैपेसिटी टू कमिट अ क्राइम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लीगल प्रोसीडिंग एडजर्न सिन डाई रेफर्स टू। तो एडजर्न सिन डाई का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अगर पार्लियामेंट को भी देखा हो तो जो स्पीकर है वो पार्लियामेंट को जब आखिरी डे जब पार्लियामेंट के सेशन का वो एडजर्न करते हैं तो वो कहते हैं एडजर्न सिन डाई। सिन का और डाई, सिन डाई का जो मतलब है वो होता है दैट द प्रोसीडिंग वाज नॉट गिवन अ डेट फॉर कंटिन्यूएशन, यानी आगे की डेट को बिना निर्धारित करे कि कब हाउस दोबारा शुरू होगा, स्पीकर हाउस को सिन डाई एडजर्न कर देता है। तो इसका आंसर है दैट द प्रोसीडिंग वाज नॉट गिवन अ डेट फॉर कंटिन्यूएशन, यानी आंसर बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या ट्रू है? इट हैज बीन इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं। इट हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। इट हैज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नहीं। इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यस। द आंसर डी इज राइट, इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ें तो उसमें वी द पीपल करके स्टार्ट किया गया है और एंड में कहा गया है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनैक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को देते हैं। तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन ऑफ केसेस बिटवीन पार्टीज इन कोर्ट्स इंडिया कोनोट्स एज। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस है इनक्विजिटोरियल सिस्टम, एडवर्सरियल सिस्टम, आर्बिट्रल सिस्टम, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एडवर्सरियल सिस्टम। इंडिया के अंदर जो है एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये सिविल लॉ, कॉमन लॉ, जो लॉ सिस्टम्स हैं उनके अंदर आप पढ़ेंगे एडवर्सरी और इंक्विजिटोरियल के बारे में। एडवर्सरी सिस्टम होता है, एडवर्सरी से वर्ड आया, यानी दो लोग कंपटीशन करते हैं आपस में कोर्ट के अपना फ्लोर पे और डिसाइड करते हैं, यानी वकील आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं, कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के एडवर्सरीज होते हैं और डिसाइड करता है जज कि ये जो दोनों कंपटीशन वकील कर रहे हैं इनमें से कौन सही है और फिर ऑर्डर उसके हक में सुनाता है। इंक्विजिटोरियल थोड़ा सा वर्ड जो है वो आया है इंक्वायरी से और इस सिविल लॉ के अंदर होता है जहां पे जज एक तरीके का इंक्वायरी करता है और जो क्राइम है उसके एकदम एंड तक पहुंचने की खुद कोशिश करता है। वहां पे वकीलों का रोल इतना एडवर्सरियल यानी एक दूसरे से इतना बहस का नहीं होता। तो दोस्तों जो इंडिया के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम फॉलो होता है वो कॉमन लॉ है और उसके अंदर जो प्रैक्टिस फॉलो होती है वो एडवर्सरियल है। तो आप लोग जरूर कॉमन लॉ सिविल लॉ के बारे में पढ़ें। इस चैनल पे मैंने वीडियोस कॉमन लॉ सिविल लॉ की डाली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार उसका क्वेश्चन किसी न किसी लॉ प्रेप में आ जाता है क्योंकि कॉमन लॉ और सिविल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट जो लीगल सिस्टम्स हैं वो हैं वर्ल्ड के। और कॉमन लॉ और सिविल में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया, जरूर जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस बाय। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर बी इज द राइट आंसर। आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं लॉ प्रेप के लिए, अगर आपको ये आंसर नहीं आता तो भगवान भरोसे आपकी प्रिपरेशन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। द फ्रेज पर एनक्यूरियम रेफर्स टू judgment of court in accordance with the law, judgment of court with reference to statutory provision, judgment of judge not of a court। तो इसका आंसर है बी, judgment of court without reference to a statutory provisions। दोस्तों पर एनक्यूरियम की तरह लीगल मैक्सिम्स होते हैं लैटिन के, ये आपको सारे करने हैं। मैं अपने चैनल पे वीडियो बनाने वाला बहुत ही जल्द, बहुत सारे लीगल मैक्सिम्स की, आप लोग उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। लीगल मैक्सिम से हर साल हर जगह क्लैट हो, DLLB हो, MHC एट हो, आईलैट हो या BHU LLB हो, हर बार कोई ना कोई लीगल मैक्सिम आ जाती है, उसका मतलब आ जाता है। पर एनक्यूरियम का मतलब जो है वो ये है कि कोई कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर सुना देती है जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स की तौहीन होता है, यानी किसी प्रेसिडेंट को नहीं फॉलो करा उस ऑर्डर में, या फिर किसी कोई स्टैट्यूटरी यानी गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा कोई ऑर्डर पास किया हो, एनैक्ट किया हुआ लॉ है, उसको नहीं फॉलो करा और आर्बिट्ररी कोई ऑर्डर सुना दिया, तो तब पर एनक्यूरियम का जो प्रिंसिपल है वो लागू किया जाता है उस ऑर्डर को लेके। तो दोस्तों लीगल मैक्सिम के अंदर आ जाएगा। देखिए एक और लीगल मैक्सिम आ गया, व्हाट डज डे मिनिस नॉन क्यूरेट लेक्स रेफर्स टू। तो इसको आप पढ़ेंगे, डे मिनिस, लेक्स का मतलब लॉ होता है, मिनिस का मतलब मिनिमम होता है। तो इसको आप अगर ऑप्शंस में देखें तो लॉ डजंट कंसीडर इटसेल्फ विद ट्रिफल्स to sell property at very low price accepting minimal incentive, none of the above। इसका आंसर ए है, the law does not concern itself with trifles। इसका कहने का मतलब है de minimis non curate lex refers to
जो इसमें कहा गया है कि जो छोटे छोटे ट्रिफल्स होते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, वो लॉ से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। कोर्ट कभी भी छोटे ट्रिफल्स के ऊपर कोई भी केसेस नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों, व्हाट डज बेंच मीन इन रिलेशन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग? तो बेंच का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर है सी, अ जज इन कोर्ट सेशन इज कॉल्ड एज अ बेंच। यानी वो होता है ना सिंगल बेंच, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो वो जो बेंच है, वो जो कोर्ट के जजेस उस समय बैठे होते हैं, उनको बेंच रेफर किया जाता है। फोर्स मेजॉर, दोस्तों फोर्स मेजॉर कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। फोर्स मेजॉर के ऊपर भी इस चैनल के अंदर वीडियो है, प्लीज उस वीडियो को जरूर जाके देखें। फोर्स मेजॉर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार हर क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी जगह से वो आता है, चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट में उसका सेक्शन पूछ लेंगे, या फोर्स मेजॉर का मतलब क्या होता है वो पूछ लेंगे, या फोर्स मेजॉर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, लीगल फैक्चुअल, जो मैंने प्रिंसिपल के ऊपर आपको भी क्वेश्चन कराए थे, उसी के अंदर फोर्स मेजॉर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फोर्स मेजॉर असली में होता क्या है? फोर्स मेजॉर असली में है एन इनएविटेबल सिचुएशन, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और वो हो जाए, तो वो फोर्स मेजॉर के प्रिंसिपल के अंदर आती है। सिमिलरली आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जरूर पढ़ें, वो भी फोर्स मेजॉर से रिलेटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। ऐसे वर्ड्स से आप कैच करें कि इनके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपको इस समय मॉक टेस्ट के थ्रू बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन वीडियो में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके जाने हैं। अब इसके अंदर पूछ रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसे कहा जाता है? टेनेसी ऑफ राइट्स इन हाउस, क्या वो है? नहीं। कॉपीराइट है? बिल्कुल है। कॉपीराइट आईपीआर के यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। ओनरशिप ऑफ अ मोटर कार नहीं आता, तो इसका आंसर जो है बी, कॉपीराइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज एब इनिशियो रेफर्स टू? अगेन एक और लीगल लैटिन वर्ड है। एब इनिशियो का मतलब, इनिशियो आप देख लिए इनिशियल से आया है, तो आप कुछ यहाँ पे कर पा रहे, इनिशियल यानी बिगिनिंग सा कुछ है यहाँ पे, वो है बी के अंदर। तो फ्रॉम द बिगिनिंग वो कहा जाता है वॉइड एब इनिशियो। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें तो उसके अंदर कई बार कहा जाता है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हो पाया। अगेन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर से पूछा गया लीगल टर्म है, इसको जरूर आप पढ़े, और कॉन्ट्रैक्ट के कितनी इंपॉर्टेंस है आप इन क्वेश्चन से देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब होता है, यानी कोई डिस्प्यूट अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसको ऑल्टरनेट किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये कौन सा इन चारों में से प्रोसेस जो उसका पार्ट नहीं है? तो दोस्तों आर्बिट्रेशन बिल्कुल है। आर्बिट्रेशन एक तरीका होता है जिसमें दो पार्टीज कोर्ट के बाहर मिलकर एक आर्बिट्रेटर के थ्रू अपना ऑर्डर, अपना मतलब मसला सॉल्व करा लेती है। लिटिगेशन नहीं, क्योंकि लिटिगेशन तो एक प्रोसेस है किसी केस को स्टार्ट करने का, तो लिटिगेशन नहीं हो सकता। कॉन्सिलेशन भी होता है, मीडिएशन भी होता है। मीडिएशन तो मतलब ही बता रहा है कि किसी चीज को मीडिएट करना है, तो उसका आंसर दोस्तों बी है, लिटिगेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? लिटिगेशन इज अ बिगिनिंग ऑफ एन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो फिर बी इसका आंसर है। What does inter alia refers to? दोस्तों इंटर एलिया का जो मतलब होता है वो होता है अमंग अदर्स थिंग। आप कई बार देखेंगे कोर्ट के ऑर्डर्स लिखे होते हैं जिसमें 15-16 चीजें हैं, तो कोर्ट क्या करता है 2-3 चीजों को मेंशन करता है, और इंटर एलिया करके स्पेसिफिक चीज जिसको कोर्ट रेफर करना चाहता है उसे मेंशन करता है। आपकी स्क्रीन पे इंटर एलिया का एक एग्जांपल आ भी गया है। तो इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर्स थिंग्स। ये एक और चीज है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे लीगल वर्ड्स और ऐसे लीगल मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लॉ के एग्जाम्स में, और ये पूछे जाते हैं क्योंकि यही वो वर्ड्स हैं जब ऑर्डर्स के अंदर कोर्ट लिखती है। ऑर्बिटर डिक्टा, ऐसे तरीके के वर्ड्स जो होते हैं, रेशियो डिसिडेंडी, ये सारे वर्ड्स जो कोर्ट लिखती है तो ऑर्डर के अंदर, तो आप एक जब लॉ कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों अगेन क्वेश्चन आ गया पॉलिटी से। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट जो है वो कब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने लॉज बना सकती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़िएगा कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर कब लॉज बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कितनी लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती है, ठीक है। और पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के अंदर कब बना सकती है लॉज? तो ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज बिल्कुल बना सकती है। इफ राज्यसभा डिक्लेयर्स बाय 2/3 मेजॉरिटी that resolution that it expedient to do so in national interest, आपको वो करना है, ये भी होता है उसके ऑप्शंस के अंदर। if the legislature of 2 or more state requested to do so, yes, so इसका आंसर इन all above cases। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ना है, और भी बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर जो सेंटर है यानी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है स्टेट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके थ्रू आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक दे दिया है पढ़ने के लिए कि सेंटर यानी पार्लियामेंट कब कब स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकती है।
ये आर्टिकल के अंदर आपको मिल जाएगा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंदर, आप उसे जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों मनी बिल के बारे में बात करी गई है। मनी बिल मस्ट बी रिटर्न बाय राज्यसभा with its recommendation to the Lok Sabha within a period not exceeding 7 days, 10 days, 14 days और एंड में है 30 days। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 14 days। आप अगर आर्टिकल पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो आई गेस 110 है या 109 है, मैं इसको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको अगर आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपका जो स्पेशल प्रोविजंस हैं मनी बिल को लेके पार्लियामेंट में वो क्या हैं। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लोकसभा से आए हुए मनी बिल को रिटर्न करना होता है, और क्या राज्यसभा अगर उस बिल को डिक्लाइन कर दे तो क्या वो बिल वापस हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूं, वो है नहीं। राज्यसभा के पास मनी बिल को लेके कोई एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडरी पावर्स पे वर्क करता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है, और राज्यसभा अगर उसको पास नहीं भी करे तो 14 दिन के अंदर वो बिल लोकसभा में पहुंच जाता है और लोकसभा का बिल पास माना जाता है। राज्यसभा के पास कोई भी पावर मनी बिल को लेके नहीं है। यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर रिसर्च करिए मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर आता है, राज्यसभा के पास मनी बिल को लेके क्या प्रोविजंस है वो जरूर पढ़िए। और कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि मनी बिल को लेके एब्सोल्यूट पावर्स किसके पास है, तो पावर लोकसभा के पास है, क्योंकि लोकसभा है हाउस ऑफ पीपल, इलेक्टेड लोगों का वो हाउस है। और मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज कंसोलिडेटेड फंड जो है वो उन लोगों के पास रहना चाहिए जो डायरेक्टली लोगों से चुनकर आते हैं, क्योंकि ये पैसा जो है वो लोगों का ही है। इसी प्रिंसिपल को देखते हुए हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा को एब्सोल्यूट पावर्स दी गई है मनी बिल के बारे में, और राज्यसभा को बिल्कुल भी पावर्स नहीं दी गई है मनी बिल को लेके। तो 14 दिन के अंदर मनी बिल राज्यसभा को लोकसभा को वापस करना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उन्होंने उसे पास करा है या फिर गिरा दिया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल है। डिप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल है। डिप्यूटी स्पीकर डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के अंदर डिप्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कोई भी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। वो एक ऐसी पोस्ट है रिस्पेक्ट देने के लिए बना दी जाती है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया था वाजपेयी जी के टर्म में। और जो डिप्यूटी आपका स्पीकर है, डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा, डिप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। दोस्तों थेफ्ट इज ऑफेंस अगेंस्ट, अब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आईपीसी आ चुका है दोस्तों। थेफ्ट कहां पे आता है, आईपीसी के अंदर सेक्शन को पढ़े 378 के अंदर आता है। और थेफ्ट क्या है, थेफ्ट इज ऑफेंस अगेंस्ट, थेफ्ट जो होता है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ होता है। थेफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी किसी और बंदे की जो उसके पास है उससे उसे लेके जाना, तो प्रॉपर्टी मूवेबल होगी तभी आप उस बंदे की पास से वो प्रॉपर्टी को लेके जा पाएंगे। अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं होगी तो वो आप नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए जो थेफ्ट है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो है ए, मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। The control of expenditure of the government rest with, जो कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट विद, क्या मैंने अभी आपको इतना बड़ा एग्जांपल के थ्रू बताया कि वो पार्लियामेंट में लोकसभा के पास है। तो इसका जो आंसर है वो पार्लियामेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई भी हक नहीं होता, वो जाके पार्लियामेंट लोकसभा में अपना बिल पेश करता है एक्सपेंडिचर का। अगर उसे लोकसभा गिरा दे तो वो बिल, तो वो एक्सपेंडिचर नहीं पास होता। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो है बी, द लोकसभा। मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट इसका आंसर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा के पास वो पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो बी, द लोकसभा। और सी, द प्राइम मिनिस्टर भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास भी ऐसी कोई पावर नहीं है। तो आंसर बी, लोकसभा इज राइट आंसर। द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रेस्ट विद द लोकसभा। क्यों? क्योंकि वो द हाउस ऑफ पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल है, और जनता का पैसा जनता ही डिसाइड करेगी, यही डेमोक्रेसी है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया। इसमें से कौन सी जो नीचे ऑप्शन देंगे स्टेटमेंट सही नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके। पहला है इट्स एंट्रीड इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये इसके अंदर आता है। पार्ट 3 आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप ए में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। बी है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वंस थॉट फ्रीली, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब नहीं कि कोई बंदा अपना बिल्कुल ही सब कुछ खो के, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना सोच कर सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन कर रहा है। इट कैनॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशंस और इट कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। तो इट कैनॉट बी कर्टेल्ड बाय लेजिस्लेशन सही आंसर है इसका, कि कोई भी लेजिस्लेशन के थ्रू इसको कर्टेल नहीं किया जाता। इट कैन बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी, यस सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो इसका जो आंसर है वो सी है सही।
टेंडर इज, तो दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्ट का एक और क्वेश्चन आ गया, टेंडर बेसिकली होता क्या है, एक प्रॉमिस है टेंडर, क्या वो इन्विटेशन टू ऑफर है, क्या वो प्रपोजल है, नन ऑफ द ईज है। तो दोस्तों टेंडर होता क्या है, टेंडर होता है ऑफर कि आप लोग आएं और इस टेंडर के लिए अपने अपने कोटेशंस दें। तो इसका जो आंसर है वो सी है, सॉरी बी है, इन्विटेशन टू ऑफर। तो अ टेंडर इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जरूर पढ़ें, आप स्पेशल ऑफर के बारे में जरूर पढ़ें, जनरल ऑफर के बारे में पढ़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। सिविल लॉ कंट्रीज आर दोज इन विच, देखो मैंने आपको बताया था अभी कॉमन लॉ और सिविल लॉ के बारे में मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, उसको जरूर देखें। इस चैनल पे जितने भी लॉ के रिलेटेड वीडियोस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको जरूर देखें। और इसमें पूछ रहे सिविल लॉ कंट्रीज आर दोज इन विच लॉ इज क्लियरली लेड डाउन इन कोर्ट्स। तो दोस्तों सिविल लॉ कंट्रीज वो होती हैं जहां पे कोडिफाइड लॉ होता है, और कॉमन लॉ कंट्रीज वो होती हैं जहां पे कोर्ट के ऑर्डर्स को यानी उनके जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को एक तरीके से लॉ माना जाता है और वो बाइंडिंग होते हैं। तो दोस्तों कॉमन लॉ और सिविल लॉ का डिफरेंस जो लीगल सिस्टम है उसकी वीडियो भी मैंने इस चैनल पर डाली हुई, उसे जरूर देखें और कॉमन लॉ और सिविल लॉ के बारे में डिफरेंस को जाने। अगला क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ टेनेसी द प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली हाउस रिक्वायर्ड सम रिपेयर्स इन लीगल टर्म्स इट इज कॉल्ड एज। दोस्तों द आंसर इज डिलिपिडेशन। जो डिलिपिडेशन सी है इसका सही आंसर है। डिलिपिडेशन एक टर्म होती है जब आपने कोई प्रॉपर्टी ली है टेनेंसी या रेंट पे और आपको उसके बाद उसमें कुछ रिपेयर करना पड़ा, तो डिलिपिडेशन के अंदर वो आता है। ये एक और लीगल टर्म है। ऐसी लीगल टर्म्स को आप जरूर पढ़ते रहें, कहीं पे भी आपने कोई लीगल टर्म पढ़े, कॉन्जुगल राइट्स, डिलिपिडेशन, आप इनको जरूर अपने दिमाग में डाल लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स हैं, आगे जाके आपको पेपर में किसी न किसी वे में पूछी जाती हैं। दोस्तों विच इज द फर्स्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू अपीयर इन कोर्ट एज एन एक्यूज? इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी। गुलजारी लाल नंदा कभी नहीं कोर्ट गए, पीवी नरसिम्हा राव भी नहीं गए, राजीव गांधी भी नहीं गए। आंसर इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी किस केस में कोर्ट गई थी, उस कोर्ट केस का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस कोर्ट केस के बाद क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के अंदर कौन सा अमेंडमेंट आया था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये बहुत सारे ह्यूमंगस क्वेश्चन है जिनको आपको करना चाहिए एक क्वेश्चन से निकाल के। तो दोस्तों जरूर आप इसको करें कि इंदिरा गांधी कोर्ट क्यों गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In the case of legal separation, husband is obliged to maintain his divorced wife. ये पर्सनल लॉ से क्वेश्चन आ गया है कि एक डाइवोर्स वाइफ को हस्बैंड को कब तक मेंटेन करना पड़ता है, कौन से सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसके बारे में बात करी गई है, कौन से सीआरपीसी के सेक्शन के अंदर मेंटेनेंस की बात करी गई है, आपको ये पढ़ना है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर बात करी गई है। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर जो बात करी गई है वो क्या क्या किन किन लोगों के बारे में करी गई है, ये भी आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन से आंसर निकालिए उसका। तो अब वो पूछ रहे सेपरेशन कब तक सेपरेशन के बाद कब तक हस्बैंड को वाइफ को मेंटेन करना पड़ता है, तो आंसर इज टिल शी गेट्स मैरिड, रीमैरिज, यानी जब तक उसकी दोबारा शादी नहीं हो जाती तब तक हस्बैंड उसे मेंटेन करेगा। 20 इयर्स नहीं है। चिल्ड्रन बिकम एडल्ट, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन की बात हो ही नहीं रही है। टिल द मैरिज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड, बिल्कुल नहीं, जब तक वो रीमैरिज नहीं करती उसके पहले हस्बैंड को उसे मेंटेन करना पड़ेगा। The offense for which police can arrest a person without a warrant, non-bailable, non-bailable में बेल नहीं होता, non-cognizable, yes इसका आंसर B है। bailable offense, cognizable offense नहीं, इसका आंसर B नहीं है, इसका आंसर D है, cognizable offense। यानी cognizable offense, non-cognizable offense में क्या फर्क होता है, cognizable offense में FIR की जरूरत होती है कि नहीं, non-cognizable offense में FIR की जरूरत होती है कि नहीं, bailable, non-bailable क्या होता है, bailable में बेल कौन देता है, non-bailable में बेल कैसे होती है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ऐसे करें कि आप एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस निकाल पाएं। तो दोस्तों इसका आंसर डी है। सॉरी मैंने बी बोल दिया था, मैंने ढंग से पढ़ा नहीं। दोज ऑफेंसेस फॉर व्हिच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें एफआईआर की भी कोई जरूरत नहीं होती है। ये बहुत ही सीवियर ऑफेंसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी भी बंदे को उस क्राइम के लिए बिना आपका मैजिस्ट्रेट जो होता है उसके ऑर्डर के बिना, बिना एफआईआर के बिना, और ये इसका आंसर कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है। तो दोस्तों इन लॉ ऑफ टॉर्ट ऑलवेज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर अवॉर्डेड। व्हाट डज इट मीन बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? अगर आप टॉर्ट पढ़ें तो आपको पढ़ेंगे कि किसी के इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स होते हैं, उसको डैमेजेस होते हैं, और अनलिक्विडेटेड फॉर्म में उसको डैमेजेस पे करे जाते हैं। तो अनलिक्विडेटेड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इट इज ए नॉट असर्टेनेबल, यानी उनको पहले से डिसाइड नहीं किया जाता। टॉर्ट की जो खूबी है वो यही है कि टॉर्ट के जो डैमेजेस या टॉर्ट के जो रेमेडीज हैं वो पहले से डिसाइड नहीं होते, इसलिए उन्हें अनलिक्विडेटेड कहा जाता है। Which Constitutional Amendment Act as मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऑलरेडी बताया था कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स को चेंज कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पाएंगे कितने सारे आर्टिकल को उन्होंने चेंज कर दिया था, एंड दैट्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और इसका आंसर है बी। दोस्तों डैश इज एन एक्ट विच इज प्रेफरेबली लीगल बट कैन बी रिसाइंडेड। तो दोस्तों ऐसा एक्ट जो कि पहले तो लीगल हो मगर बाद में उसको
चेंज कर दिया जाए तो वो जो एक्ट होता है वो वॉइडेबल कहा जाता है। दैट्स बी, द आंसर इज बी फॉर इट। द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसका प्रिंसिपल एम क्या था? सोशलिस्ट हमारी कंट्री को बनाया गया तो उसका प्रिंसिपल एम क्या था? ऑप्शन देंगे, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। क्या वो पॉलिटिकल स्टेटस के लिए था? बिल्कुल नहीं। एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफेयर्स, बिल्कुल नहीं। एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यस, सी इज द राइट आंसर। क्लास बेस्ड सोसाइटी की एलिमिनेशन, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सी इज द राइट आंसर की एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। दोस्तों अगला है 6 पर्सन असेंबल्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। द passengers president at the railway station got annoyed and felt disturbed. The public reported the matter to the police. The 6 persons are guilty of unlawful assembly, writing, affray और assault। दोस्तों आईपीसी का क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो एफ्रे है। एफ्रे के बारे में पढ़ें किस सेक्शन के अंदर आता है, उसकी कितनी सजा होती है, राइटिंग और एफ्रे में क्या फर्क होता है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये अनलॉफुल असेंबली के बारे में मैंने अभी पीछे भी अपना वीडियो में बोला था कि अनलॉफुल असेंबली कितने लोगों की मानी जाती है। मैंने आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस आईपीसी के वीडियो को आप जरूर करें क्योंकि आईपीसी के अंदर मोर देन 500 सेक्शंस हैं और आप सारे नहीं कर पाएंगे। मैंने उसके अंदर 50 इंपॉर्टेंट सेक्शंस डाले हैं जो आपको करने हैं। एफ्रे उसमें से एक है, राइटिंग भी उसमें से एक है, अनलॉफुल असेंबली भी उसमें है, असॉल्ट भी उसमें है। तो वो 50 सेक्शंस आप करके जाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लिंक बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, जरूर आप उस वीडियो को देखें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चैनल पर सारी वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर देखें। मैग्ना कार्टा, माइलस्टोन विच प्रीच्ड अबाउट द लिबर्टीज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड केम इनटू एग्जिस्टेंस। दोस्तों मैग्ना कार्टा के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैग्ना कार्टा जो है वो एफडीआर यानी फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक एक फाउंडेशन था जहां से वो शुरू हुआ था। तो 1215 एडी के अंदर मैग्ना कार्टा हुआ था। आंसर सी इज द राइट आंसर। कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज इज रिलेवेंट एंड इनएडमिसिबल व्हेन मेड, ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है। अगर एक्यूज का कन्फेशन होता है इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर बट इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, क्या वो इनएडमिसिबल है? नहीं। बिफोर मैजिस्ट्रेट हु टोल्ड दैट इफ ही मेड अ फुल कन्फेशन ही वुड बी रिलीज्ड, यस, ये गलत है। अगर मैजिस्ट्रेट आप किसी भी एक्यूज को ये नहीं ल्योर कर सकते कि भैया हम तेरी सजा कम कर देंगे, हम तेरे को छोड़ देंगे, तू ये गवाही दे दे, ये गलत है। तो बी इज द राइट आंसर क्योंकि कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर जहां पे इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट हो वो सही है। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर का दिया गया बयान होता तो वो इनएडमिसिबल होता कोर्ट के अंदर, बट अगर वहां पे मैजिस्ट्रेट मौजूद है तो वो एडमिसिबल है कोर्ट के अंदर। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अब लोग टीवी और मूवी में देखते हैं जहां पे वो बोलते हैं कि अरे 2 स्टार लगाए हुए तब भी तेरे को नहीं पता कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, बट अगर वहां पे मैजिस्ट्रेट मौजूद है तो वो एडमिसिबल माना जाएगा। एट द टाइम व्हेन ही वाज ड्रंक, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन द पुलिस कस्टडी इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ एनी फैक्ट, ऐसा भी नहीं होता। तो आंसर बी इज द राइट आंसर की जो मैजिस्ट्रेट अगर उसे बोल दे कि भैया तेरे को छोड़ दिया जाएगा तो वो एडमिसिबल बयान नहीं माना जाएगा अगर उसने ऐसे ल्योरमेंट में वो बयान दिया है तो। सिटीजन है फंडामेंटल राइट टू अप्रोच अ कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपको पता होना चाहिए राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किस में आता है, आर्टिकल 32 के अंदर। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको आपको मन लगा के पढ़ना है। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ है द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप कितने पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने इस चैनल पे बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा कि कितने आर्टिकल्स आपको कौन से पढ़ने चाहिए और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके अंदर एफडीआर के अंदर ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के अंदर आता है, इसे पढ़ना जरूरी है। We borrowed the idea of parliamentary system of democracy from, दोस्तों the answer is England। दोस्तों हमारा क्वेश्चन में बहुत सारे फीचर्स हैं वो किससे इंस्पायर हुए हैं, जैसे इमरजेंसी है वो जर्मन इमरजेंसी जो है वो जर्मनी से इंस्पायर हुआ है। ऐसी करके बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे इंस्पायर हुआ है, हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है वो किससे इंस्पायर हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप रिसर्च करें, उनके बारे में लिखें। और हमारा जो कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो रशिया से इंस्पायर हुई हैं। तो ये कहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हैं, सोवियत यूनियन से, रशिया से, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये आपको पढ़ना है कि सब चीज़ें कहाँ से आई हैं और उनका एक नोट बना लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते जैसे आया है कि वी बोरोड द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम एंड दैट्स इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसे इंडिया के अंदर है, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, यस दैट्स द राइट आंसर। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा उसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उनका वेटेज कैसे कैसे होता है और उसका वोटिंग के अंदर कौन लोग हैं जो प्रेसिडेंट की वोटिंग के अंदर वोट नहीं डालते, वो भी आप लोगों को
पढ़ना है। तो दोस्तों द राइट आंसर इज डी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। इसका एक्चुअली मैं पूछना चाहता कि एमएलसी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं? रिसर्च करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या एमएलसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं, और नहीं डालते तो क्यों नहीं डालते। और अगर आप स्मार्ट है और चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने वो वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है, और उस वीडियो को जाके देखिए रीजन कि क्या एमएलसी वोट डालते हैं नहीं। इन वॉट पोर्शन द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 years। इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर को मार्क करें। 1 to 100 अपने आपको रजिस्टर पे लिखे रखना है, और उसके अंदर आपने मार्क करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फिर वीडियो को दोबारा चलाना है, फिर मैं जो आंसर बताऊंगा उसको आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है गलत। अगेन 75 क्वेश्चंस अगर आप राइट कर रहे हैं, यू आर ऑन राइट ट्रैक। 50 क्वेश्चंस के नीचे अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, और अगर आप 30 से नीचे कर रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। अगेन द क्वेश्चन इज हियर, हु इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड ओवर डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ कमिटी स्पेशली सेटअप बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन डिसाइड करता है? तो इसका आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए आजकल बहुत हॉट टॉपिक रहता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई डिस्क्वालीफाई करता रहता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन किस बेसिस पे की जाती है, आपको उसको रिसर्च करें और जरूर पढ़े। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, एमपीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर भतेरों सवाल हर साल आते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे रिसर्च करके जरूर पढ़े कि वो कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, कौन से बेसिस पे होते हैं, उनको कौन करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसके पास कब पावर आती है किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की, उसको भी जरूर आप पढ़ें। Which of the following person can attend the session of the parliament but has no right to vote? स्पीकर के पास राइट टू वोट होता है। सीएजी कभी अटेंड नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं अटेंड कर सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर सकता है, और उसके पास लीगल राइट टू वोट भी लीगल राइट ऑफ वोट नहीं होता, बट वो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर सकता है एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों वो क्यों कर सकता है, उसका किस आर्टिकल के अंदर उसके बारे में बताया गया है, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसका दूसरा नाम क्या है, रिसर्च करिए और प्रिपेयर करिए अपने लॉ के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि आप लॉ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है उसके बारे में पता होना चाहिए, सीजीआई के बारे में पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लॉ का जितना सारा डायनामिक्स इंडियन पॉलिटी में है आप उसको एक एक खरोद के जरूर पढ़ ले। तो डेफेमेशन बाय मीन्स ऑफ राइटिंग, प्रिंट एटसेट्रा लीगली कॉल्ड एज, दैट्स आंसर बी लाइबल। दोस्तों लाइबल और स्लेंडर होता है, इन्वेंडो भी एक वर्ड होता है, इन 3 वर्ड्स के बारे में जरूर पढ़ें। लाइबल, स्लेंडर, इन्वेंडो क्या मतलब होता है उनका, रिसर्च करें और पढ़ें। मैंने फिर से आपको बताया एक क्वेश्चन से हम भतेरों क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर आप उस पर रिसर्च करें तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ये आ चुका है जीके के ऊपर। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय, आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी। कंफ्यूज मत होइएगा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के साथ। और नेशनल एंथम किसने बनाया था, हमारा नेशनल एंथम जो जिस व्यक्ति ने बनाया था उसने और किस कंट्री का नेशनल एंथम बनाया हुआ है, जरूर इन क्वेश्चंस को करके जाएं। अगेन एक क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन निकालें। नेशनल एंथम मैं अभी बता रहा था नेशनल एंथम के बारे में। नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को से एक दिन पहले। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्रीज, मैंने अभी आपको बताया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कौन से आर्टिकल के अंदर वो आता है, इसको भी करके आप लोग जाएं। पब्लिक हॉलिडे आर डिक्लेयर्ड इज, तो इसका आंसर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पब्लिक हॉलिडेज के बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बताया गया। इसी तरीके से माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बारे में किस एक्ट के अंदर बताया गया, आप वो भी रिसर्च करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि माइनॉरिटी यानी मेजोरिटी एज जो 18 ईयर है वो कहां पे बताई गई है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है, नहीं तो वो किस एक्ट के अंदर बताई गई है, रिसर्च करें और नीचे लिखें। ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी आते हैं। आप लोग बोलेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या जिसमें पब्लिक हॉलिडेज के बारे में बताया गया, तो दोस्तों पढ़िए उसके बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहां है, जहां पे चेक्स और उन सब की बातें होती हैं और पब्लिक हॉलिडे उसी के अंदर बात करी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों जस्टिस पीएन भगवती, इसका राइट आंसर है ए, जो कि पीआईएल का जो प्रोसेस इंडिया में जस्टिस पीएन भगवती लेकर आए थे। वेरी वेरी रिनाउंड जज, जरूर पढ़िएगा। हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दोस्तों एमसीसी तलवाड़। फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कौन सी थी, ये फर्स्ट जितने भी लॉ से रिलेटेड जितने भी फर्स्ट क्वेश्चंस हैं आपको ये किसी भी हाल पे करने ही करने हैं। आईसीजे में इंडिया का फर्स्ट जज कौन था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको जरूर करके जाने हैं। लॉ एंड सेंस आर नॉट द सेम थिंग, दिस वाज सेड बाय। दोस्तों ऐसे लॉ से रिलेटेड कोट्स भी आपको बहुत सारे आ जाएंगे और इनके साथ इसी मॉक टेस्ट में मैंने ये कोट्स दिए हुए हैं। तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू वाला, लॉ एंड
सेंस आर नॉट द सेम थिंग वॉज सेड बाय जवाहरलाल नेहरू। अगेन लॉ इज एन एस, एक और क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको बताया था ये बुक्स के बारे में कि ये बुक किसने लिखी, ये कोट किसने बोला, एक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आप इनको जरूर करके जाएं। लॉ इज एन एस वाज सेड बाय चार्ल्स डिकन। अगेन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन इन एंड द आंसर इज 1948। दोस्तों यूनाइटेड नेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको यूनाइटेड नेशन को तो बिल्कुल ढंग से करके जाना है, एक एक क्वेश्चन पे यूनाइटेड नेशन की अपनी नजर रखिए और उसको बिल्कुल तरीके से करके जाइए। इतने क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस के आते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे वो लॉ के हो, आप इसलिए यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल मत छोड़ेगा। उसी के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे, 1948 के अंदर वो आया था। दोस्तों डबल जेपरेडी क्या है? अगेन एक लॉ टर्म है, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 20 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा डबल जेपरेडी के बारे में। डबल जेपरेडी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यानी उसका सेकंड प्रोसिक्यूशन आफ्टर द फर्स्ट ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस नहीं किया जा सकता। एंड आंसर डी इज द राइट आंसर। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द पुलिस नहीं। सीक्रेट प्लान टू कमिट अ क्राइम यस। डिसओबिंग द क्रिमिनल प्रोसेस नो। विलफुल डिसीविंग ऑफ द एक्ट, सो आंसर बी इज द राइट। कॉन्स्पिरेसी इज नथिंग बट अ सीक्रेट प्लान टू कमिट अ क्राइम। दोस्तों इनक्रेडिबल मीन्स ये इंग्लिश आ चुकी है। इनक्रेडिबल मीन का मतलब होता है सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, डिस्कस्टिंग नहीं। इनक्रेडिबल डिस्कस्टिंग कभी नहीं हो सकता। आंसर इज डी अनबिलीवेबल। तो इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल। तो ये अब आ चुका है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आपने फाउंड करना है। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली होता है, रिलेटिव प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो दो लाइंस को आपस में जोड़ ले। तो अब आप देखिए इसमें लार्ज एंड वुडन वर द बॉक्सेस दैट ही स्टैक्ड अप। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो सी है, दैट ही स्टैक्ड अप। उन्होंने बोला है लार्ज एंड वुडन वर द बॉक्सेस, एक लाइन ये है, और दैट ही स्टैक्ड अप उसने उसको स्टैक अप किया है। दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और ये आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउंस का, थोड़ा सा आपको हेल्प ये करेगा। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। डू यू लाइक द पीपल डैश सारा इन्वाइटेड टू हर। नीचे ऑप्शन देखिए विच, हु, वर, व्हेन। ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग क्या करें इंग्लिश के में, आप इन सारे वर्ड्स को डाल के देखें उस फिल इन द ब्लैंक के अंदर। मैं ऐसे ही करता था। अब देखिए डू यू लाइक द पीपल विच सारा इन्वाइटेड टू हर, मेक सम सेंस। डू यू लाइक द पीपल हु सारा इन्वाइटेड to her party yes. Do you like the people where Sarah invited to her party no. When Sarah invited to her party no. इसमें which और who में आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। इसका आंसर who है। which यूज करा जाता है हमेशा उन चीज़ों के लिए जो कि लिविंग नहीं होती। हु यूज करा जाता है उन चीज़ों के लिए जो लिविंग होती है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, हु। तो डू यू लाइक द पीपल हु सारा इन्वाइटेड टू हर पार्टी इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई थिंक यू डैश दिस वर्क येस्टरडे इवनिंग। तो इसमें है, फिर से डाल के देखिए आई थिंक यू हैड डन नो, आई थिंक यू शुड डू नहीं, आई थिंक यू वुड डू नहीं। इसका पहला ऑप्शन आप डाल के देखिए आई थिंक यू शुड हैव डन दिस वर्क येस्टरडे इवनिंग, दैट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ए, आई थिंक यू शुड हैव डन दिस वर्क येस्टरडे इवनिंग। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट appropriate option. While I dash my car I heard a scream. While I was parking my car I heard a scream. Make some sense. While I will park नहीं, ये पीछे में चला जाएगा। While I park my car I heard some scream. Okay, make some sense. While I have packed my car I heard some scream. दोस्तों आप अगर देखें A, while I was parking my car I heard a scream, क्योंकि वो एक बात कर रहा है पास्ट कंटिन्यूस के बारे में, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी हो रही थी उसके बारे में वो बात कर रहा है और वो पास्ट के अंदर है। तो वॉज द राइट आंसर। वॉज पार्किंग, तो वॉज द राइट आंसर। फाइंड द करेक्ट पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही डैश बबलिंग विद जॉय। मैंने पास्ट कंटिन्यूस की बात कर दी है तो विल तो उससे आउट हो गया, नन ऑफ दीज आउट हो गया। वॉज और वर्क के अंदर ऑप्शंस हैं, आपका आंसर है वॉज, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द आंसर शुड बी वॉज। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड द लेबर डे। दोस्तों ये डेज को आपको करके जाना है, हर डे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे पेज बना लीजिए, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेज को लिख के अपने रूम में एक ऐसी जगह पे लगा लीजिए जहां पे आपकी नजर रोज पड़ती रहे। डॉक्टर डे, लेबर डे, इन्वायरमेंट डे, ये सारे के सारे डे, अपना वर्ल्ड एड डे, ये आप लिख के रखिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई डे हर बार किसी न किसी पेपर में आ जाता है। लेबर डे बनाया जाता है 1 मई को, तो इसका राइट आंसर है 1 मई। ए इज द राइट आंसर। हु चेयर्स द 7-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दैट रिव्यू द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दोस्तों एक करंट अफेयर है, इसका आंसर है बी, राजनाथ सिंह। करंट अफेयर्स आपको करके जाने, ऐसे ही उस समय जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स चल रहे होंगे वो आपको करके जाने हैं। आज हम वीडियो बना रहे हैं तो मोदी कैबिनेट 2.0 का रीशफल हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मिनिस्टर को क्या पोर्टफोलियो मिले आपने जरूर करके जाना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस
हमेशा लॉ के अंदर, तो स्पेसिफिकली मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी के अंदर तो बहुत वैरायटी आती है, बट लॉ के अंदर वही आते हैं जो ज़्यादातर लॉ से रिलेटेड होते हैं, या वो आते हैं जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं। ऐसे करंट अफेयर्स आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के होते हैं। दोस्तों, काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, तो दोस्तों इसका आंसर है सी, गुजरात। आप एटॉमिक पावर स्टेशन जरूर करके जाएं। इंडिया के अंदर कितने एटॉमिक पावर स्टेशन उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्ट कौन सा है, तारापुर एटॉमिक प्लांट, उसके बारे में पढ़ें। बिगेस्ट कौन सा है, कुंदकुलम पावर प्लांट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी। ये सारे के सारे एटॉमिक पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर वर्किंग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली मेड इट्स फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च बाय प्लेसिंग सैटेलाइट इन ऑर्बिट। कमर्शियल आज तक आपको पता है सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो स्पेस लॉन्चेस कर रही थी, बट रिसेंटली एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने वो लॉन्च किया है। द आंसर इज सी, स्पेसएक्स। उसने कौन सा रॉकेट है जो लॉन्च करा है, फैल्कन 9 उसका नाम है। कौन सा जो स्पेसक्राफ्ट है वो लॉन्च करा है, ड्रैगन क्रू उसका नाम है। ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको स्पेसएक्स से रिलेटेड मिल जाएंगे, आप उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि स्पेसएक्स एक सच में बहुत ऐसा फिनोमेना है जो मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस में आपको पेपर्स में आने वाला है। Who is the डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये करंट अफेयर्स है। इसका आंसर है बी, हरिवंश नारायण सिंह। पीजी कुरेन नहीं है। ऐसे करके आप जरूर पढ़िए। लोकसभा सेक्रेटरी होता है, उसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको भी पढ़ा करें। अलमती डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, द आंसर इज ए, कृष्णा। दोस्तों, इंडियन रिवर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स हैं इंडिया के अंदर जो टॉप रिवर्स में आती हैं, उसके बारे में जरूर पढ़ें, कहाँ से कहाँ मूव करती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रिवर है ये किस किस स्टेट से होते हुए जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवर्स को लेकर, लॉन्गेस्ट रिवर, शॉर्टेस्ट रिवर, ऐसे करके आप इन रिवर्स को जरूर पढ़ें। और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस स्टेट से कितनी रिवर्स होते हुए जाती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा मेजर रिवर्स के बारे में तो आप जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैव रिसेंटली लॉन्च्ड डैश ऐप फॉर द फैमिलीज ऑफ मार्टर्ड सीआरपी ट्रूप्स। द आंसर इज ए, वीर परिवार। करंट अफेयर है अगेन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया इज सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन्स, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। डी, द आंसर इज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो गुजरात में बनाया गया है, अहमदाबाद में बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको पढ़ें। उस पर फर्स्ट मैच कौन सा हुआ था उसको जरूर पढ़ें। और कोई भी चीज़ आप जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में हो रही है जो बहुत ही लैंडमार्क है उसको तो जरूर करें, उन्हें बिल्कुल ना छोड़ के जाए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इज लोकेटेड इन कर्नूल इज इन आंध्र प्रदेश। तो ये सोलर पावर प्लांट है आंध्र प्रदेश में आया था। सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हमेशा करके जाएं। रिसेंटली कोई एक्टिविटी उन प्लांट्स के रिलेटेड हुई है तो उसे भी जरूर कर आप जाएं। नेम ऑफ द सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, साइरस पूनावाला, आधार पूनावाला, सोली पूनावाला, विलो पूनावाला। आंसर इज आधार पूनावाला सीईओ इज दी ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट। उसके फादर हैं साइरस पूनावाला जिन्होंने इस कंपनी को फाइंड किया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हु फाइंडेड सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, इस समय जो वैक्सीन बना रही है कोविशील्ड की, इंडिया का मेजर प्रोडक्शन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को जरूर करें। सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच सिटी, द आंसर इज सी, कटक। कटक के अंदर सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट आप करें। कई बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, उन्हें करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं मैक्सिमम कुछ ना कुछ तो दे पाऊँ इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर से। ममता बनर्जी लॉस्ट हर इलेक्शन फ्रॉम विच असेंबली सीट इन वेस्ट बंगाल। दोस्तों, ममता बनर्जी अभी रिसेंटली हुए करंट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल में अपनी सीट हारी हैं। किससे हारी हैं? शुवेंदु अधिकारी, तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, बिकॉज ही वाज अ पर्सन हु डिफीटेड द क्वीन ऑफ बंगाल, तो उसका नाम तो सबको पता होगा। मगर वो कौन सी सीट से हारी हैं? हुगली, नंदीग्राम, भावनीपुर, कोलकाता वेस्ट। आंसर इज बी, नंदीग्राम। भावनीपुर उनकी पुरानी सीट थी जिससे शायद वो दोबारा जाके लड़े। तो आप ऐसे करंट अफेयर्स को जरूर करें। नेशनल वोटर सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ जनवरी। दोस्तों, 24 ऑफ जनवरी को आपने नेशनल एंथम अडॉप्ट करा। 25 जनवरी का वोटर डे मनाते हैं। 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे मनता है। तो 25 जनवरी, 24 जनवरी एंड 26 जनवरी आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ आर इंडियन पॉलिटी, सो डू रिमेंबर दैट। दोस्तों, अब ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ गए हैं सिलोजिज्म को लेके। अब इन क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखाता हूं अपनी शीट के ऊपर। दोस्तों, इन सिलोजिज्म के क्वेश्चंस के लिए मेरे को शीट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, तो मैं आपको उन शीट्स के थ्रू उन शीट्स पे खुद ड्रॉ करके बताता हूँ कि इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो सिलोजिज्म का वो है, सम ब्रिटिश आर अमेरिकन, सम अमेरिकन आर इंडियंस, ऑल द इंडियंस आर ब्रेव। कंक्लूजन क्या निकल सकता है इस स्टेटमेंट का, इन तीनों स्टेटमेंट का? वो है सम इंडियंस आर अमेरिकन, ऑल ब्रिटिश आर ब्रेव, सम ब्रेव्स आर अमेरिकन। जो ये तीन इसमें से कंक्लूजन दिए गए, नीचे उनके ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहले ये कह रहा है कि सम इंडियंस
आर अमेरिकन। तो जब आप सिलोजिज्म बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने बनाना है एक सर्कल जिसमें आप मार्क कर लें कि किसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बात हो रही है इंडियन के बारे में, तो हमने एक इंडियन का सर्कल बना लिया है यहाँ पे। वो कह रहा है कि सम इंडियंस आर अमेरिकन, तो यानी जो कुछ इंडियंस हैं वो अमेरिकन है। तो एक और सर्कल जो हमने बनाया है वो अमेरिकन के लिए बना लेते हैं, और इसको मैं AMC लिख देता हूँ। तो ये सम जो कुछ इंडियंस हैं ये अमेरिकन बन गए हैं। चलिए ठीक है। अब ये कह रहा है कि सम ब्रिटिश और अमेरिकन में पहले लाइन मिस कर चुका हूं। सो सम ब्रिटिश और अमेरिकन, तो इसको हम कर लेते हैं। तो अमेरिकन है तो इसमें हम कह लेते हैं कि कुछ जो ब्रिटिश हैं, ये ब्रिट्स मैं कर लेता हूं इनका BRIT। तो जो कुछ ब्रिटिशर्स हैं, यानी जो इस सर्कल के कुछ ब्रिटिशर्स हैं वो अमेरिकन भी हैं। तो ये देखिए आप, ये कुछ ऐसा सर्कल बन गया। दूसरी स्टेटमेंट में सम अमेरिकन आर इंडियंस, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ऑल इंडियंस आर ब्रेव, तो अब ये कह रहा है जो सारे इंडियंस हैं वो ब्रेव हैं। तो अब आपका जो सर्कल बनेगा वो बनेगा सारे इंडियंस को कवर करता हुआ, यानी जो ब्रेव है वो सारे इंडियंस हैं। तो ये देखिए ये हो गया ब्रेव। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका इस सर्कल बनेगा। अगर आपने ये सर्कल इतना बनाया है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये इतना आपका बनना चाहिए। अब इस सर्कल के बेसिस पे जो इसका जनरल डायग्राम है, इस बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो पहला कंक्लूजन जो उन्होंने दिया है, सम इंडियंस आर अमेरिकन। तो देखिए दोस्तों, ये जो कुछ इंडियंस हैं वो अमेरिकन है ही हैं। ये उल्टा कर दिया गया है स्टेटमेंट को, जो था सम अमेरिकन आर इंडियन। तो जब ऐसे स्टेटमेंट, सम की स्टेटमेंट को जब उल्टा किया जाए तो वो ट्रू ही होती है। मैं ये कहूं कि सम इंडियन और अमेरिकन, या मैं कहूं सम अमेरिकन और इंडियन, वो होएगा ही होएगा, क्योंकि आप सर्कल के बीच में यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। मैं एक और पेन यूज कर लेता हूँ, रेड पेन। ये देखिए सम अमेरिकन और इंडियंस, ये इस पार्ट के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है ऑल ब्रिटिश आर ब्रेव। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो सारे ब्रिटिशर्स हैं वो ब्रेव हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट नहीं जा रहा, क्योंकि अगर ये कह रहा है ऑल ब्रिटिशर्स आर ब्रेव, तो इसको सारा का सारा इसके अंदर होना चाहिए था, जो कि इसके अंदर सारा का सारा नहीं हो सकता किसी तरीके से, क्योंकि ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, एक ऑप्शनल स्टेटमेंट नहीं है। और डेफिनेट स्टेटमेंट का जो है वो ऊपर लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ऑल ब्रिटिश आर ब्रेव जो इसका फर्स्ट पार्ट है, सॉरी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट ठीक था, जो सेकेंड पार्ट है इसका वो गलत है। ऑल ब्रिटिशर्स कैन नॉट बी ब्रेव, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स के थ्रू वो नहीं हो सकता। हमने कंक्लूजन निकालना है स्टेटमेंट के थ्रू। अब है सम ब्रेव आर अमेरिकन। तो देखिए आप देख सकते हैं ब्रेव का जो सर्कल है उसके अंदर कुछ अमेरिकन तो आ ही रहे हैं ऑलरेडी। देखिए इंडियन वाले अमेरिकन तो आ ही रहे हैं, तो जो कुछ अमेरिकन हैं वो ब्रेव हैं। ये वाला जो थर्ड पार्ट भी है ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो सी होना चाहिए। कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो। सो दोस्तों ऐसे आप इसको सॉल्व करें, एक पहले जनरल डायग्राम बना लें और उस जनरल डायग्राम के बेसिस पे आप नीचे के दिए गए कंक्लूजन्स को सॉल्व करें। ध्यान रखें इसमें दो स्टेटमेंट होती है, एक होती है डेफिनेट और एक होती है आपका मे बी वाली, जिसके अंदर ऑप्शनल दिया गया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो जो डेफिनेट स्टेटमेंट है, जब ऐसा बोला जाए कि ऑल ब्रिटिशर्स आर ब्रेव, ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन होता कि मे बी सम ब्रिटिशर्स आर ब्रेव, तो हम सोच सकते थे उस बारे में, मगर जब डेफिनेट स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूली स्टेटमेंट पे दिया होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लाइन वाले क्वेश्चन आ ही जाते हैं। कह रहे हैं इन अ लाइन ऑफ चिल्ड्रन रमेश इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम लोगों को पहले डिफाइन कर लेना है कि लेफ्ट ये है और राइट ये है। तो रमेश जो है वो फिफ्थ है लेफ्ट से, यानी हम बीच में बंदों को ड्रॉ करने के लिए सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 और फिफ्थ, ये रमेश है जो कि लेफ्ट से फिफ्थ है। अब ये कह रहे हैं कि देयर इज अ गर्ल नेम इज मोना हु सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। तो राइट से जो सिक्स्थ है वो मोना है, 1 2 3 4 5 और ये जो है मोना है। दोस्तों राइट और लेफ्ट से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी हमें ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं, और यही वो बंदे हैं जो हमारे को आगे हेल्प करेंगे पता करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब वो कह रहे हैं व्हेन इंटरचेंज, यानी जब इंटरचेंज कर दिया गया, रमेश को मोना की जगह भेज दिया गया और मोना को रमेश की जगह भेज दिया गया, जब इंटरचेंज हो गया तो फिर क्या हुआ। तो इंटरचेंज होने के बाद जो है वो ये कह रहा है कि रमेश बिकम 13 फ्रॉम द लेफ्ट। तो अब एक और हम नीचे बना लेते हैं इसके लिए, वो है लेफ्ट, यहाँ पे मैंने लिख लिया यहाँ से 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 यहाँ रमेश आ गया है। तो यानी जो मोना थी वो उस समय 13 थी फ्रॉम द लेफ्ट। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5, पांचवा तो रमेश है, तो बीच में कितने लोग आ गए, 6 7 8 9 10
11, 12 और 13वां मोना। तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 लोग इनके बीच में थे। तो दोस्तों अब ये बोल रहा है कि देन व्हाट विल बी द मोनास पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो राइट से मोना की पोजीशन क्या होगी, तो आप लोग अब गिनती कर लीजिए यहीं से 1 2 3 4 5 मोना को गिनती है 6 7 8 9 10 11 12 13 और अब मोना आ गई जो कि 14th पोजीशन पे। तो जो रमेश था वो 14th पोजीशन पे था राइट से उस समय, और जब इंटरचेंज पोजीशन हुई तो जो मोना है वो 14th पे आ गई। तो राइट आंसर इज डी मोना। इसका जो आंसर है वो डी है। और अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो उसका तरीका ऐसे ही होता है, आप इसको ड्रॉ करें और ड्रॉ करके फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे कि मैंने करी है। बहुत ही कम टाइम इसमें लगता है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स, 3 आउट ऑफ द 4 आर सिमिलर ड्यू टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, फाइंड द ऑड वन अमंग्स द चॉइसेस। तो दोस्तों क्वेश्चन के जो मतलब है वो कह रहा है 4 वर्ड्स दिए गए, इनमें से जो 3 है वो किसी सेम कैरेक्टरिस्टिक से मैच करते हैं और जो एक है वो ऑड वन आउट है, आपको ऑड वन आउट फाउंड करना है। तो ऑप्शन है लेपर्ड, टाइगर, वॉल्फ एंड जैगुआर। दोस्तों आप इसको ध्यान से देखें, लेपर्ड, टाइगर एंड जैगुआर आर कैट्स एंड वॉल्फ इज नॉट अ कैट ब्रीड। वॉल्फ एक डॉग साइड वाली ब्रीड में आ जाता है, तो इसमें जो वुल्फ है वो दैट्स द ऑड वन आउट। सो आंसर सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, आया फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चंस में मैं ABCD लिख लेता हूं अपनी शीट पे। अगर आप ABCD को पूरा लिख लेंगे तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, मगर इस क्वेश्चन में एक चीज है जो मैं देख पा रहा हूं जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हमें ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर आपको कभी भी अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आता है तो डू मेक श्योर टू राइट ABCD। मैंने क्या करा था अपने एंट्रेंस एग्जाम में जाते ही जब मुझे व्हाइट शीट मिली थी मैंने उसमें ABCD पहले ही लिख ली थी, मगर इस क्वेश्चन में ABCD लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो उसमें पैटर्न है। आप देखेंगे HEJ, जो J है उसके बाद JGL शुरू हो गया, यानी जो आखिरी वर्ड है इस इनके अंदर जो सीरीज के अंदर वो दूसरे वर्ड का पहला वर्ड है। तो अगर आप देखें इसका लास्ट वर्ड है NKP, इसका पहला वर्ड P से शुरू होना चाहिए और आप देखें ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक ही P है, तो द राइट आंसर इज A PMR। अगर ऑप्शन के अंदर 2 P होते तो शायद आपको फिर अल्फाबेट्स यूज करने पड़ जाते, मगर इस क्वेश्चन में आपको अल्फाबेट यूज नहीं करने पड़ेंगे। दोस्तों एक और सिलॉजिज्म का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मैं इसको फिर से करके दिखाता हूं वही डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हमें एक बेसिक डायग्राम बनाना है। लिखा गया सम डोर्स आर विंडोज, ऑल विंडोज आर व्हाइट, सम व्हाइट आर ब्राउन। तो सबसे पहले मुझे बनाना है सम डोर्स आर विंडो। तो पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा जो डोर्स का होगा, ये मैंने बना दिया है। ये कह रहा है सम डोर्स आर विंडो, तो इसके अकॉर्डिंग जो कुछ डोर्स हैं वो विंडोज हैं। ये देखिए मैंने विंडो का सर्कल बना लिया है, तो जो कुछ डोर्स हैं वो विंडोज हैं, ये सर्कल से पक्का हो चुका है। ऑल विंडोज आर व्हाइट, तो विंडोज जो है सारी वो व्हाइट हैं। तो आप देख सकते हैं सारी विंडोज व्हाइट हैं, तो व्हाइट सर्कल के अंदर आएंगी। बहुत बढ़िया। अब वो कह रहे हैं सम व्हाइट आर ब्राउन, तो जो कुछ व्हाइट है वो ब्राउन है, तो आपने एक सर्कल ऐसे बना लिया ब्राउन का। तो दोस्तों ये सम वाला है, इसमें कुछ है, ये ऑल वाला है, इसमें सारा कुछ है। तो आपका कुछ एक बेसिक सर्कल ऐसे बन जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा बेसिक सर्कल बना लिया यानी आप सिलॉजिज्म के बहुत क्लोज हैं और आप उसको थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। अब ये कह रहा है जो 4 कंक्लूजन दी गई है हमें उन्हें कंक्लूड करना है। ये कह रहा है सम विंडोज आर ब्राउन, तो दोस्तों सम विंडोज आर ब्राउन। तो आप देखिए दोस्तों यहां पे इस डायग्राम के थ्रू तो ऐसा नहीं लग रहा, मगर क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं, डोर्स ऐसे और उसके बाद विंडोज ऐसे, मैं इसको WIND कर देता हूं, और व्हाइट क्योंकि सारी है तो ऐसे, और ब्राउन क्योंकि कुछ जो व्हाइट है वो ब्राउन है। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरा डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, और उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो जो कुछ ब्राउन है वो विंडोज हो सकती हैं। ये देखिए कुछ ब्राउन विंडोज हो सकती है, तो वो कह रहा है ना सम विंडोज आर ब्राउन, तो जो कुछ विंडोज हैं वो ब्राउन हो सकती हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि ये ऑप्शनल है कि सम है, इसमें डेफिनेट नहीं बताया गया कि है ही है या नहीं है। तो आप इसको एक ऐसे डायग्राम 1 ये है जो बेसिक है, डायग्राम 2 ये है, आप इसको इस सेटलमेंट से बना सकते हो। जो फर्स्ट है ऑप्शन वो सही है, सम विंडोज आर ब्राउन। अब वो कह रहा है ऑल डोर्स आर व्हाइट, तो ऑल डोर्स क्या व्हाइट हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है कि सम डोर्स आर व्हाइट। अगर ऑल डोर्स व्हाइट हुए तो आपको डोर्स को व्हाइट के अंदर लाना पड़ेगा और वो विंडोज के थ्रू होकर आएगा, और वो एक इम्पॉसिबल है। तो यानी जो ऑल डोर्स आर व्हाइट है वो गलत स्टेटमेंट आ जाएगी। अब वो कह रहा है सम डोर्स आर व्हाइट, हाँ बिल्कुल देखिए सम डोर्स तो व्हाइट है ही है, क्योंकि अगर विंडो के अंदर आप ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो ऑलरेडी व्हाइट हो ही गए हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ठीक है दोस्तों। अब अगला वो पूछ रहा है नो विंडो इज ब्राउन,
कोई भी विंडो जो है वो ब्राउन नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी एक ये सेकंड डायग्राम बना के दिया है, इसके अंदर देखो ब्राउन विंडोज भी हो रही हैं और मैं इसको ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर चुका हूं कि सम विंडोज आर ब्राउन। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी रॉन्ग हो चुकी। तो हमारी जो 1 और 3 है, जो स्टेटमेंट 1, 3 है वो सही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है 1 और 3 फॉलोज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 और 3 फॉलोज। तो मैं ये क्वेश्चन पे बोलूँगा कि 1 और 3 फॉलोज राइट आंसर है, जो कि इसका आंसर है सी। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसका ऐसा बेसिक डायग्राम बनाया हो और इसको प्रूफ करा हो कि ये सही है। तो दोस्तों 1 और 3 इज़ द राइट आंसर एंड आई होप आपने इसे सही करा हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन अमंग्स द चॉइसेस। इसमें दिया गया गवर्नर, एम्बेसडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसे ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आएंगे और ये आते रहते हैं। इसमें देखिए गवर्नर, एम्बेसडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीधा सीधा पता चल रहा है द ऑड वन आउट इज नथिंग बट जस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो बाकी दोनों पोस्टें हैं वो इलेक्टेड नहीं है। गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता, एम्बेसडर इलेक्टेड नहीं होता, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टेड होता है, चाहे वो राज्यसभा का, लोकसभा का, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। बट गवर्नर, एम्बेसडर और लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी भी इलेक्टेड नहीं होते। तो अब ये आ चुका है जो क्वेश्चन है वो आ चुका है डायरेक्शन का। डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा जो तरीका है वो है कि आप इसको भी ड्रॉ करें। इन द इवनिंग अश्मिता स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। तो देखो जब वो बैक टुवर्ड्स द सन की बात कर रही है इवनिंग के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सन है वो इवनिंग में सेट होता है वेस्ट में, तो ये वेस्ट है, यानी उसकी जो पीठ है वो वेस्ट की तरफ अगर है अश्मिता की पीठ, तो यानी शी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो दोस्तों ईस्ट ये हो गया। अब वो कह रहा है आफ्टर सम टाइम शी टर्न लेफ्ट। तो देखो आपको दोस्तों डायरेक्शन पता लगानी है। सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायरेक्शन पता लगानी है और डायरेक्शन का एक डायग्राम आप बना के रख लीजिएगा। नॉर्थ ऊपर आता है, साउथ नीचे आता है, वेस्ट यहाँ आता है और ईस्ट यहाँ आता है। अब आपने देखिए ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसको आप नॉर्थ वेस्ट में कर लीजिए। तो ये देखिए आपका इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो नॉर्थ है वो यहाँ होना चाहिए और जो साउथ है वो यहाँ होना चाहिए। तो अब जो अश्मिता है वो ईस्ट की तरफ थी, क्योंकि हमने क्वेश्चन से निकाला इसका। अब वो कह रहा है आफ्टर सम टाइम अश्मिता टर्न्ड लेफ्ट। तो इस डायरेक्शन से अश्मिता जब टर्न हुई तो वो इस तरफ होगी लेफ्ट में, उसका लेफ्ट इस तरफ आएगा। तो अश्मिता आफ्टर सम टाइम शी टर्न लेफ्ट एंड देन शी टर्न राइट। अब आप इस डायरेक्शन में फेस करो तो आपका राइट इस तरफ है, देन शी टर्न राइट। तो दोस्तों अब वो राइट टर्न हो गया, देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन एंड अगेन शी टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्योंकि अब जब आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में जब आप देख रहे हैं यूं, तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, ये वाले हाथ पे। तो अब उसने दोबारा लेफ्ट टर्न ले लिया है। तो दोस्तों अब आगे क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन शी इज गोइंग नाउ। तो दोस्तों वो किस डायरेक्शन में जा रही है, दोस्तों शी इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने बोला इवनिंग में अश्मिता ऐसे चली कि उसकी जो पीठ थी वो सूरज की तरफ थी। लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते थे, वो सोच सकते थे कि ईस्ट की तरफ सूरज होता है तो अश्मिता की पीठ ईस्ट की तरफ है, बट इवनिंग में सूरज वेस्ट की तरफ सेट हो रहा होता है तो उसकी पीठ वेस्ट की तरफ थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर ए है, नॉर्थ। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है, मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ें पहले आप ढंग से। इस एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आते ही हैं हर साल। अब आप पढ़ें, द एवरेज एज ऑफ 8 men आर इंक्रीज्ड बाय 2 when 2 men of age 22 and 26 are replaced by 2 other men. Find the average age of new men. तो हमारे को सबसे पहले काम क्या करना है, एवरेज एज फाउंड करनी है उन 2 बंदों की जो ऐड हुए हैं। तो मैं ले लेता हूं कि जो 2 बंदे हैं उनकी एवरेज एज निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सम फाइंड करना पड़ेगा उन दोनों का। सम ऑफ 2 एजेस, जो न्यू एजेस हैं उनका हमें सम फाउंड करना पड़ेगा और उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो x है जो हमें निकालना है वो सम ऑफ 2 एजेस, जो न्यू लोगों की 2 एज है उसका हमारे को सम निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ हम उससे देख लेते हैं। एवरेज ऑफ 8 men इंक्रीज बाय 2। तो जो 8 बंदों की जो एवरेज होती है वो 2 से इंक्रीज हो जाती है जब 22 and 26 जो एज है वो रिप्लेस हो जाए। तो इसके अंदर हम बना लेते हैं एक इक्वेशन। तो सबसे पहले का क्या है, हम ले लेते हैं जो 6 लोग हैं, 8 में से जो 6 लोग हैं उनकी जो टोटल, मतलब एक एवरेज क्या होता है, आप टोटल करें आपके पास कितने वेरिएंट्स हैं और उसको डिवाइड कर दे विद द नंबर ऑफ वेरिएंट्स।
तो आपने ये सारा टोटल कर लिया और उसको डिवाइड कर लिया बाय द नंबर ऑफ वेरिएंट्स, तो ये एवरेज होता है। तो अब हम कह लेते हैं कि जो 6 बंदे हैं उनकी एज को हम लोग टी कर लेते हैं, और जो 2 बंदे हैं यानी प्लस 22 और 26 उनको हम ऐसे लिख लेते हैं। उनको अगर हम डिवाइड बाय 8 करेंगे तो वो इक्वल टू होगा जो एवरेज है ओवरऑल, उसको भी हम वेरिएबल ले लेते हैं, उसको हम y ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो दूसरा बन रहा है वो ये कह रहा है कि जब हम इसमें से इन 2 बंदों को हटा के इस सम ऑफ 2 एवरेज को जोड़ लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूं एक कैपिटल X, ठीक है, इसको इनके सम को। तो अगर हम t प्लस x कर देते हैं, उसको अगर हम डिवाइड बाय 8 करेंगे, यानी अब जो 2 नए बंदे आए हैं उनकी जो एज है, जो सम ऑफ 2 एजेस है, उसको हम कर लेंगे, तो जो y है वो 2 बढ़ जाएगा। देख रहे हैं आप। अब आप इन 2 इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ इस प्रकार बनती है, t प्लस जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये बन जाएगी t प्लस 48 इज इक्वल टू 8y, और नीचे वाली जो है वो बन जाएगी t प्लस x इज इक्वल टू 8y प्लस 16। तो ये आप देख रहे हैं ऐसा ये बन गई है। अब हम क्या करते हैं, 16 को यहां ले आएंगे तो एक तरीके से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो ये बन जाएगी t प्लस एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 8y। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है a, और एक क्वेश्चन आ चुकी है बी। अब इसके अंदर आप 8y को जो है 8y को हम यहाँ डाल देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, दिस वुड बी समवॉट अराउंड t प्लस 48 इज इक्वल टू t प्लस x जो कि सम है जो हमारे को ढूंढना है, ठीक है, माइनस 16। तो आप देखेंगे यहाँ पे t से t कट जाएगा, 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो x है, जो सम है इन दोनों के एजेस का जिसकी हम बात कर रहे थे, वो सम आ चुका है 64। आप इसको प्लस करेंगे 48 और 16 को, तो x का जो सम है वो आगे 64। अब हमें उनकी एवरेज फाउंड करनी है। एवरेज फाउंड कैसे करनी थी, सम ऑफ जो एज को उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 32। सो जो इसका आंसर है वो है C, 32 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ हमने एवरेज के क्वेश्चंस को करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो 32 इज द राइट आंसर, और आई होप मैं इसको आपको बहुत अच्छे से कर पाया हूं एक छोटे से शीट के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है जो आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में आपको बोल रहा है शॉपकीपर एक्सपेक्ट अ गेन ऑफ 20% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस, इफ इन अ वीक हिज सेल इज ऑफ ₹540 देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट। तो दोस्तों वो कह रहा है एक शॉपकीपर जो एक्सपेक्ट कर रहा है गेन ऑफ 20% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस जो है उसको एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x आ गया कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है जो शॉपकीपर वो एक्सपेक्ट कर रहा है गेन ऑफ 20%, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस है वो एक्सपेक्ट कर रहा है 20% ऑफ इस कॉस्ट प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, वो होगा x प्लस 20% ऑफ x। अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x और उसका 20% हो जाएगा, यानी उसे इन शॉर्ट अगर मैं लिख लूँ तो वो x बाय 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है उस बंदे का वो x प्लस एक्स बाय 5 है। तो दोस्तों अब वो कह रहा है, इसको और सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो बेसिकली ये हो जाएगा 6x/5। तो दोस्तों अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ इन अ वीक हिज सेल इज ऑफ 540, तो वो कह रहा है अगर उसके वीक के अंदर जो उसकी सेल है वो 540 की हुई है, तो देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर हम इसको डाल लें 540 के सामने सेलिंग प्राइस जो उसका वीक का है, तो 6s/5 540, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 540 इंटू 5/6। तो आप देखें तो ये 690 जा होता है, तो ये आपका जो x है वो एक तरीके से 450 आ गया, यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आ चुका है 450 रुपये, और वो कह रहा है 540 उसने सेल करा। तो अगर हमारे को प्रॉफिट निकालना है तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो प्रॉफिट होगा 540 माइनस आपका 450। सो ये कितना आएगा, आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 540 में यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको कर दिखा तो 450। तो ये 0 4
तो 90, ये आपका कुछ 90 रुपए का प्रॉफिट वो व्यक्ति बना रहा है। और आप देख सकते हैं 90 रुपए, तो आंसर इज बी 90 रुपए आ रहे हैं, तो यानी आपका जो आंसर है वो बी। देखिए कितने आसानी से हमने इससे सॉल्व कर लिया। लोगों को यूजुअली बहुत प्रॉब्लम होती है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको दिए गए हैं उसको वेरिएबल्स आप निकाल लिए, आपको क्या ढूंढना है, और जो आपको दिया गया है उसको उस वेरिएबल को उसके पुट फोर्थ कर लें, और आपको एक ईजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ नजर आ जाएगा। दोस्तों अब एक और क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्शन का। आइए इस डायरेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और इसमें एक हल्का सा उन्होंने इंप्रूवमेंट करा है कि उन्होंने पूछ लिया है अबाउट द डिस्टेंस। तो दोस्तों ये देखिए जो इसका क्वेश्चन है, आई ड्रोव 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द सिटी एस and then turned right and drove another 30 kilometers. Now I turned to my left and drove another 30 kilometers. Finally I turned to my right and drove 30 kilometers to reach city F. Find the shortest straight distance between cities S and F. तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्शन किसी भी क्वेश्चन में आप पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। अब वो क्या कह रहा है, आई ड्रोव 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द सिटी एस। तो जो ये सिटी एस है इससे वो ईस्ट की तरफ यानी इस तरफ को वो चला 50 किलोमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है उसके चलने के बाद देन टर्न्ड राइट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर। अब देखिए इस डायरेक्शन का जो राइट है वो नीचे की तरफ होगा। अगर मैं ऐसे घुमा लूं तो देखिए इस तरफ राइट हो गया, तो आप ऐसे कर लीजिए। आप अपने पेपर को घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो आपको ओपन शीट्स मिल जाएंगी। 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द राइट। अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब वो कह रहा है नाउ आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर। अब मैं एक लेफ्ट और गया हूं, लेफ्ट इस तरफ हुआ, तो मैं अब 30 किलोमीटर यानी जो डिस्टेंस है इसको मैं 30 किलोमीटर और ट्रेवल किया है। अब मेरी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। अब ये कहता है आई टर्न माई राइट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू रीच सिटी एफ। तो अब मैं अपना राइट इधर आ गया और 30 किलोमीटर मैंने और ड्रोव कराया टू रीच द सिटी एफ। तो ये रहा एफ। तो दोस्तों अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिटी एस से मैं एफ तक पहुंच गया हूं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है ये। अब आप अगर एक चीज नोट करें, ये 50 किलोमीटर है, ये यहां पे इसने 30 करा, बिल्कुल 30 यहीं आ जाएगा, तो ये टोटल जो हो गया ये 80 किलोमीटर हो गया। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि देखिए 3 डायरेक्शंस बन रही है ना। अब यहां से जो इधर से जो ये नीचे आया है ये कितना है, ये आप देखिए 30 है और 30 है, ये 60 किलोमीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल बन गया जिसमें हमें एक्स फाइंड करना है। 80 किलोमीटर हमारा ये आ चुका है ऊपर का डायरेक्शन। कैसे, क्योंकि 50 ऐसे था और 30 ऐसे था, और ये 60 हमारा आ चुका है नीचे का डायरेक्शन। 30 ऐसे था 30 ऐसे। अब हमें एक्स फाइंड करना है। अगर आप देखें तो राइट ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 80 की स्क्वायर प्लस 60 की स्क्वायर। अगर आप देखें 80 की स्क्वायर होती है 64 और 60 की स्क्वायर होती है 36, तो ये 100 होता है। अब इनके पीछे जीरो लगे थे तो 2 जीरो और लग जाएंगे। आप देखेंगे तो जो ये है एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर था, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो गया आपका 10,000 का, तो x हो गया आपका 100। तो दोस्तों जो पॉसिबल डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और 100 किलोमीटर हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। इस तरीके से आप देखिए ट्रायंगल डायरेक्शन बना, आप एक वो शेप बना लीजिए, क्या स्क्वायर बन रही है, क्या रेक्टेंगल बन रही है, क्या ट्रायंगल बन रही है, उस तरीके से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका निकाल पाएंगे। यूजुअली ये ट्रायंगल बनती है और इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। अगर आपने आंसर ढूंढा है तो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल ही सही आंसर इसका ढूंढा है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ चुका है सीरीज का। ये सीरीज दी गई है और आप देख सकते हैं कि सीरीज के क्वेश्चन में इन लोगों ने सीरीज दे के पूछा है कि भैया बताएं कि 138, 1942 और 89 के अंदर में से जो नीचे जो मिसिंग टर्म है वो किस सीरीज की दी गई है। तो दोस्तों मैं इसको पहले सबसे पहले काम करते हैं, सीरीज को लिख लेते हैं 1, 3, 8, 19, 42 और 89। अब हमें ढूंढना है कि जो ये है ये कौन सी है, ठीक है। अब इसको आपको पैटर्न ढूंढना है कि भैया पैटर्न क्या है, तो हमें पहले से पैटर्न देख लेते हैं। कुछ 1, 3 कैसे बन सकता है, अगर मैं 1 × 2 करूं तो आ गया 2 और उसको प्लस करूं 1 तो आ गया 3। तो यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और जो नंबर आया उसमें मैंने +1 करा तो 3 आ गया। चलिए ठीक है, अगले पे देख लेते हैं कि कुछ ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। 3 को 2 से करते हैं तो आ जाता है 6 और उस पर प्लस करते हैं 2 तो आ जाता है 8। हाँ, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, यानी 2 से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है। तो मैं 8 से करके देख लेता हूँ। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो आ जाता है 16। अब यहाँ पे प्लस
3 होना चाहिए, तो ये आ गया 19। देखिए यही टर्म तो आ रहा है, तो मेरा एक कुछ पैटर्न बनना शुरू हो गया। तो आपने क्या करना है, सीरीज के अंदर पैटर्न बनाना है। अब मैं अगले पे आ जाता हूँ, और 19, तो मैं 19 को 2 से करता हूँ तो हो जाता है 38, 38 पे मैं 4 प्लस करता हूँ तो हो जाता है 42, और उसी तरीके से 89 बन गया होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक पैटर्न पता चल गया कि भैया 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो इधर है वो +1 होता जा रहा है। तो अगला ये 5 था, तो ये 6 होना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। 42 इंटू 2 हो गया आपका 84, 84 पे हमने 5 करा प्लस, तो हो गया 89। तो दोस्तों अब 89 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हो जाएगा 89 इंटू 2, 2 9 18, 1 ऊपर कैरी करके 2 8 16 178। तो 178 पे हम जब 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा, द राइट आंसर इज 184। तो दोस्तों 184 जो कि सी है, सी इज योर राइट आंसर। तो ऐसे आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग अपने क्वेश्चन की सीरीज के क्वेश्चन में कुछ सेंस बनाएं, उसका कोई पैटर्न ढूंढे, जैसे कि यहां पे हमने ढूंढा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सीरीज क्वेश्चन कर लेंगे, और सीरीज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आता है, तो आप सारी तरीके की सीरीज जरूर करके जाएं। डुअल सीरीज भी आ जाती है कि आपको 2 सीरीज दी होती है, एक ही सीरीज के अंदर 2 होंगी, आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो अकोमोडेशन का रेंट है, और जर्नी का क्या बन जाएगा, अगर हम अकोमोडेट कर रहे हैं तो हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट, और अगर हम जर्नी पे करते हैं तो हम क्या पे करते हैं, उसका फेयर। तो दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था ऐसे ऑल्टरनेटिव रिलेटिव वर्ड्स वाला, अकोमोडेशन, रेंट और जर्नी वाला। दोस्तों आशा करता हूं आपने इस मॉक टेस्ट को पूरा थॉरली करा होगा, उसी तरीके से करा होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आप 1 to 100 तक काउंटिंग लिखें, और फिर क्वेश्चंस को पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को पढ़ें, और अपने आंसर्स को उन 1 to 100 के कॉरस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन लिखें, और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद और आंसर चेक करने के बाद देखें कि आपका आंसर सही है या गलत। दोस्तों अगर आपने थॉरली इन 100 क्वेश्चंस को फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड टू द एंड पार्ट तक आपने किया है, तो फिर आपने अपने इन 100 क्वेश्चंस में से कितने राइट करें, कितने रॉन्ग करें, आपको इसका पता लग गया होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने कितने क्वेश्चंस राइट करें कमेंट बॉक्स में लिखें नीचे, और सारे स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे तो फिर हम लोगों को पता लग पाएगा कि रिलेटिव कंपटीशन हम लोगों का, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसा होने वाला है, और हम उस लैडर में कहां पर हैं। किसी ने 80 क्वेश्चन सही करे होंगे, तो किसी ने 30 करे होंगे, किसी ने 40 करे होंगे, तो किसी ने 60 करे होंगे। तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रिपरेशन हम लोगों की विद रिस्पेक्ट टू द अदर कॉम्पिटिटर्स, अदर एडवर्सरीज कैसी चल रही है, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन 100 क्वेश्चंस को पूरा करें, और करने के बाद नीचे अपने राइट आंसर्स आपने कितने मार्क करें उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों इसके साथ साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। आई होप आपको मॉक टेस्ट पसंद आया हो। ये मेरी मॉक टेस्ट सीरीज के 5 मॉक टेस्टों में से एक मॉक टेस्ट है, और मैं आगे बहुत जल्दी और भी 4 मॉक टेस्ट लाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, विद दिस टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।